में जो लोग होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि पायरेट टीम में ज्वाइन करने का, कि वो जो बड़ा ज़ॉम्बीज है ना, किंग ऑफ ज़ॉम्बी, वो उनका चारा बने। और जो वो ज़ॉम्बी किंग है वो बहुत ज्यादा भूखा है, और वो लोग जिन लोगों पर पहले भूख के मारे लड़ने की क्षमता नहीं होती है, वो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, ताकि वो ज़ॉम्बी किंग उन लोगों को देखकर उनकी तरफ भागे और इसी का फायदा उठाकर जो बाकी लोग हैं सोने की तलाश करें। वह कहता है कि क्या किंग ऑफ ज़ॉम्बीज, मियाओ कहती है कि ये किंग ऑफ ज़ॉम्बीज क्या होता है। वो डांजो कहता है कि वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं, और उनकी जो स्पीड और होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। और मैं थोड़ा स्पेशल वॉरियर था, इसीलिए मैं अपनी स्किल की मदद से अपने आप को बचाकर भाग गया। और जब उसे मालूम पड़ा कि वो एक चारा था, बस उसे गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से किंग ऑफ ज़ॉम्बी से भाग जाता है, और उसने देखा कि किंग ऑफ ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा डरावना था। वो एक ही बार में ज़ॉम्बीज के वार से गिर गया था, और उसे लगा कि अब तो वो उस ज़ॉम्बी का खाना बन गया है। और वो किंग ऑफ ज़ॉम्बीज होता है वो और ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा अलग था, और उसे इंसानों को खाने में बड़ा मजा आता था। और उसका जो पंजा होता है वो डांजो की तरफ बढ़ाता है। वो धीरे धीरे उसके मुंह पर निशान लगाता है, और जो ये तुम निशान की बात कर रहे थे, ये उस ज़ॉम्बी किंग ने ही लगाए हैं। और वो ज़ॉम्बी किंग उसके मुंह पर निशान लगाकर वहां से चला जाता है। उसे खुद नहीं मालूम कि आखिर वो क्यों गया है। और मिस्टर जिन सोचता है कि उस ज़ॉम्बी किंग को उसी ने हराया है, और इसीलिए उसने अपनी पूरी मेहनत कर दी उसको पायनियर ग्रुप में ज्वाइन करवाने की। वैंग कहता है कि लगता है ये तुम्हारी किस्मत में था, तुम इतने बड़े राक्षस से बचकर आ गए। वैंग कहता है सिस्टम सिस्टम, और सिस्टम कहता है कि सॉरी, ज़ॉम्बी किंग के बारे में अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है अगर वो अपना सिस्टम अपग्रेड करेगा तो। वैंग अपने मन में सोचता है कि किस्मत से वो ज़ॉम्बी किंग उसके सामने नहीं आया, वरना वो लोग तो कब के मर चुके होते। और वो मियाओ कहती है कि रुको, तुमने अभी तक ये नहीं बताया कि ये खाना खाने के बारे में तुम बता रहे थे कि मिस्टर जिनियो इन लोगों को क्या खाना देता है। वो डांजू कहता है कि वो बताना चाहता था कि अगर जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हें बहुत ज्यादा अजीब और घटिया लगेगा। जो लोग ज़ॉम्बी किंग के द्वारा मारे जाते थे, उन लोगों को वो लोग काट पीट कर सिटी में ही ले आते थे और उनका सूप बनाकर लोगों को देते थे। वह कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग है, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन लोगों को मिलता है ये सब। डांजू कहता है कि उसे भी यही लगा था कि अगर वो मिस्टर जिने के साथ काम करेगा तो उसे इंसानों का मांस खाना नहीं पड़ेगा, लेकिन वो अपने आप को मना ही नहीं पाया, और वो अपनी बहन को इंसान और ज़ॉम्बी का मीट नहीं खाने देना चाहता था। चैप्टर नंबर 68। और इसीलिए वो इस शहर में चूहे ढूंढता और सब्जियां जो आसपास के इलाके में होती हैं, और इसी बीच में उसकी छोटी बहन को बुखार हो गया। वैंग कहता है कि मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता हूँ, ये जिंदगी है ही इतनी कठिन। वैंग मियाओ को कहता है कि अब वो कुछ खाने का निकालने वाला है, और वो कुछ खाने का सामान तैयार कर ले ताकि वो डांजू की बहन कुछ खा सके जब वो उठे। वो कहते हैं कि क्या दाल, तुम्हारे पास ये दाल कहाँ से आई। और वैंग कहता है कि हमारे पास दाल के अलावा भी और बहुत सारा खाना है। और वो अपना जो बैग में ट्यूब होता है उसे रखा होता है, उसके अंदर बहुत सारा सामान होता है। वो उसके मदद से एक छोटा सा पैकेट निकालता है जिसके अंदर चीनी होती है। और जो डांजू होता है वो सोचने लगता है कि क्या दाल के साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं क्या, इतना कमाल का, आखिरकार इसको ये सब चीजें मिली कहाँ से। और वैंग कहता है कि डांजू, अगर हम तुम्हारी बहन को अच्छा खाना देंगे तो क्या तुम हमारी मदद करोगे मिस्टर जिन से निपटने के लिए। वो डांजू कहता है कि तुमने मेरी छोटी बहन की जान बचाई है, और अब मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। वैंग कहता है कि बहुत बढ़िया, मुझे एक जगह चाहिए। वो डांजू कहता है कि अब वो भी बहुत ज्यादा थक चुका है, और वो भी चाहता है कि जिन्हें को उसकी गद्दी से उतारे और उसको मार दे। वैंग कहता है कि बहुत बढ़िया, अपनी एनर्जी बचाओ और हम तुम्हें जरूर मौका देंगे ऐसा करने का, लेकिन अभी और बहुत सारी चीजें हैं जो उसे करनी है, तो तुम अभी चिंता मत करो, और आओ पहले तुम्हारी सिस्टर को कहीं सेफ जगह पर ले जाते हैं। वैंग कहता है अगर तुम मेरे बताए रास्ते पर जाते हो तो तुम्हें मेरे साथी मिलेंगे, और वहाँ पर अपनी बहन को छोड़ आना, और वो उसका ख्याल रख लेंगे। और वो अपनी बहन को कंधों पर लेकर सिटी के बाहर जाने लगता है। वो गार्ड पूछते हैं कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम सब्जियां तोड़ने जा रहे हो अपनी बहन के साथ। वो कहता है कि हाँ प्लीज दरवाजा खोल दो, और वो दरवाजा खोल देते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मिस्टर जिन तुम्हें बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। और वो लोग ये भी सोचते हैं कि ये कल पाइनर टीम के साथ कोचिंग जाएगा, और अगर ये वापस जिंदा आ गया तो ये बहुत ज्यादा लकी होगा, और अगर ये मर गया तो इसकी सिस्टर मास्टर जिन अपने साथ रख लेगा। और वो पीछे से हंसने लगते हैं। वो वैंग के बताए हुए रास्ते से जाने लगता है, और सोचता है कि हाँ आखिरकार ये वहाँ पर पहुंच गया है। और वहीं पर जायू होती है, कहते हैं कि हिलना नहीं, अगर तुम हिले तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। और वो कहती है कि तुम अपने साथ लड़की को क्यों लेकर आए हो, और तुम वैंग के कपड़े क्यों पहने हुए है ये लड़की। वो कहता है कि अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ।
उसी ने उसको कहा कि वो यहाँ पर आए और ये कपड़े इसलिए पहनाए हैं ताकि उनके साथी को इसके बारे में पता चल जाए। और वो फोन दिखाता है और उसमें कुछ लिखा हुआ था। पढ़ती है कि अच्छा तो वैंग ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है और जो वैंग ने तुम्हें कहा है वही करते रहो। राजू चिंता मत करो, मेरे साथ आओ। और वो उनको अपनी वैन की तरफ लेने जाते हैं। वहां पर उसे लिटा देते हैं और वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम इसका ख्याल रख लेंगे। डांजू कहता है कि धन्यवाद और मेंटर कहता है कि जायू ये पर्सन थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है, क्या ये भरोसेमंद है? जायू कहती है कि वैंग ने मैसेज भेजा था कि और कहा कि ये बंदा बहुत ज्यादा भरोसेमंद है। और मेंटर कहता है कि अगर वैंग ने ऐसा कहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो डांजू होता है ना, वो जायू को कपड़े पहनाकर लाने लगता है और कहता है कि अरे मैं आ गया हूँ, गेट खोल दो। जब वो गेट खोलते हैं तो वो अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही जब वो जायू वैंग से मिलती है उसको फिर से चिपट जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं मालूम था वैंग तुम इतने चालाक हो, मुझे लगा था कि तुम मुझे छोड़ने वाले हो, लेकिन तुमने तो प्लान बनाकर अब मुझे अंदर बुला लिया। और जायू कहने लगती है कि यहाँ के गार्ड तो बहुत ज्यादा बेकार हैं, ऐसे ही कोई अंदर आ सकता है। और डांजू कहता है कि वो सिर्फ उसकी वजह से हुआ है क्योंकि वो हर बार बाहर जाकर सब्जी तोड़ने के लिए जाता था। वैंग कहता है कि तो ठीक है जायू अब अंदर आ चुकी है और अब हम प्लान बनाते हैं उस मोटे सुअर को हराने का। और यहाँ की जो सबसे ऊंची जगह है वो जीने का घर है और उसके घर के अंदर कोई आर्सेनल भी है। डांजू कहता है कि और इसी वजह से उसके घर पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है और बाहर वाले लोग बिल्डिंग के अंदर दाखिल भी नहीं हो सकते हैं। और जो मेन एंट्रेंस है ना, वहाँ पर 20 से ज्यादा लोग घूमते फिरते हैं ताकि कोई बाहर वाला बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश ना करे। और अगर तुम अंदर जा सकते हो ना, अगर तुम अंदर जाने के लिए अलाउड हो, तब भी हर एक फ्लोर पर वो लोग तुम्हारी चेकिंग करते हैं। चैप्टर नंबर 69। वैंग कहता है कि लगता है तुम्हें सारी सिचुएशन के बारे में पता है। क्या तुम्हें ये इसीलिए मालूम है कि तुमने पायनियर ग्रुप ज्वाइन करा था? तो ठीक है, फिर कल तुम मुझे वहाँ पर लेके जाना और मैं भी पायनियर ग्रुप ज्वाइन करूंगा और फिर हम एक रास्ता बनाएंगे और हम चुपके से उस बिल्डिंग में घुस जाएंगे। डांजू कहता है कि मुझे डर लग रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अगर हम एक बार प्रॉमिस करने के बाद मना करें पायनियर ग्रुप ज्वाइन करने का तो वो लोग उन्हें बीचिंग के पास ले जाते हैं। वैंग कहता है कि ये सच नहीं है, अगर वो इस टाउन से एक बार निकल गए तो उनके पास चांस होगा उसे मारने का। और डांजू कहता है कि ये और भी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि लॉर्ड जो जिने है उसके पास पूरे बंदूक का कारखाना है और वहाँ पर कई सारे लोग हैं पूरे वेपन से भरे बड़े। और जो ये पायनियर ग्रुप है उन लोगों के पास बहुत सारे इक्विपमेंट है जैसे कि शोल है, आयरन बार है और हमारे पास कोई चांस नहीं है उसे हराने का, हम उसके साथ कैसे लड़ सकते हैं? वैंग कहता है कि डांजू क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो लोग जबरदस्ती पायनियर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं और क्यों अगर वो लोग विद्रोह नहीं कर सकते क्या? वैंग सोचने लगता है कि जब तक तुम उन लोगों को खाना खिलाओगे तब तक वो तुम्हारा साथ देंगे, अगर वो खाना खिलाना बंद कर देंगे तो वो चले जाएंगे। और ये वैंग अपने क्यूब में से चीजें निकालता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास ये चीजें होगी तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर होंगे। और ये डांजू कहता है कि आखिरकार ये क्या चीज है, ये इतना भारी क्यों है, क्या ये खाना है? और वो खोल कर देखता है तो इसके अंदर बंदूकें होती हैं। इतनी सारे बंदूकें तुम्हारे पास कैसे आई? वो कहता है कि जायो और म्यू लाई थी, जब हम पिछली सिटी में थे तब हमने बहुत सारे गैंगस्टर को मारा था और हमने उन पे से ये ले लिया था और मेरे पास इनके अलावा भी बहुत सारे वेपन हैं और हम और ज्यादा पायनियर ग्रुप लोगों के पास ये वेपन पहुंचा देंगे और फिर सब लोगों के पास गन हो जाएगी। और डांजू कहता है कि अगर सबके पास ये गन होगी तो वो सभी लोग मास्टर जीने को मारने का प्लान बनाएंगे और क्या पता कोई मार भी दे। वैंग कहता है कि हमारे पास वेपन तो है लेकिन हमें अभी हालात को बदला नहीं गया है और हमें अभी थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। और वो सोच रहा था कि उसे नहीं मालूम है कि जायू और मियो ऑफिसर ठीक हाल में होंगे। जो वैंग बिंग, मियो और जायू आते हैं वो अपने कपड़े बदल लेती हैं। जियो पूछती है कि क्या हम इस कपड़ों में अच्छे लग रहे हैं और डांजू कहता है कि मैं समझ गया, तुम जायू और मियो की मदद से मिस्टर जिन को अपने जाल में फंसाना चाहते हो। और वैंग कहता है कि ये कपड़े लड़ाई में पहनने के वाले नहीं है और कहता है कि जाओ जाओ इसे बदल कर आओ, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और जायू कहती है कि क्या ये कुछ गड़बड़ है? वैंग कहता है कि देखो तुम्हारे खरबूजे दिख रहे हैं और जाओ कपड़े बदल कर आओ, और ये जो पैंट पहनी हुई है ये भी बहुत ज्यादा टाइट है और तुम आसानी से हिल नहीं पाओगी और अगर जिनिए के मैन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। जायू कहती है कि ये तो अच्छा होगा ना, यही तो प्लान है। और वैंग कहता है कि नहीं नहीं, जाओ और कपड़े बदल कर आओ। और तभी हमें और लोगों को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मेरा नाम ली है और मैं हूँ इस पायलट टीम का लीडर और अब से तुम लोग सारे मेरी बात मानोगे और जो भी मेरी बात नहीं मानेगा उसे वो अपने हाथों से बुरी तरह से काट काट कर मारेगा। और वो एक बंदे को चेतावनी के रूप में पीटने लगता है और उनके जो बाकी साथी होते हैं वो हंसने लग रहे थे। और डांजू कहता है कि कैप्टन ली, हम में से कई लोगों ने खाना नहीं खाया है और तुम हमें क्यों मार रहे हो? वो कैप्टन ली कहता है कि डांजू मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझसे पंगा लो। डांजू कहता है कि कैप्टन ली,
मेरा मतलब तुम्हें चैलेंज करने का नहीं था, मैं तो बस ये कहना चाहता था। कैप्टन ली रोक टोक देता है। अच्छा, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे? वैंग बिन आ जाता है, कहता है कि मुझे माफ कर दो, इन्हें माफ कर दो। कैप्टन ली, आप इसकी चिंता मत करो, मैं इससे बात करता हूँ। वैंग कहता है कि अरे अभी लड़ाई मत शुरू करो, और अगर अभी तुम गुस्सा में हो ना तो थोड़ा सा वेट करो, बाद में हम इन लोगों को मार देंगे, टेंशन मत लो। डांजू कहता है कि उसे माफ कर दो, उसने बिना कुछ समझे ऐसा काम कर दिया। और वो कैप्टन ली पूछता है कि आखिरकार तुम हो कौन? मैंने तुम्हें कभी पहले यहाँ पर तो नहीं देखा। वैंग कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और कैप्टन ली सोचने लगता है कि आखिरकार इतना नया बंदा ये पायनियर टीम वो ज्वाइन क्यों करना चाहता है, ज्वाइन क्यों किया। चैप्टर नंबर 70। और जो वो कैप्टन ली होता है वो कहता है कि तुम अपने साथ बैग क्यों रखे हुए हो? क्या तुम मिशन में से कुछ चीजें चुराना चाहते हो? अपना बैग मुझे दे दो, मुझे देखने दो इसके अंदर आखिरकार है क्या। डांजू कहता है इसके अंदर बहुत सारी गन है, और वो उसका बैग खोज लेता है और कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे थे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। और वो कहता है कि चलो चलो सब अपने हथियार ले लो और यहाँ से चलना शुरू करो। और जो ये डांजू होता है वो कहता है कि अरे भाई वैंग बिन, मैंने अभी सुबह तो तुम्हारे बैग में बंदूकें देखी थी, लेकिन अब वो कहाँ पर है? वैंग बिन कहता है कि ये एक सीक्रेट है। और कहता है, डांजू कहता है कि क्या तुम जादू टोना कर सकते हो? अरे वो कहता है कि नहीं नहीं, चलो चलो, मैंने कहीं छुपा दी है। और वो मिस्टर चैंगिए जिनिए अपने जो उसका चश्मिश होता है उससे कहता है कि क्या तुम्हारा प्लान काम करेगा कैप्टन ली के साथ? और चश्मिश कहता है कि आप चिंता ना करें मिस्टर जिनिए, पिछली बार उन लोगों को उस टेरिटरी के बारे में पता नहीं था और ना ही उस कॉर्प्स किंग के ज़ॉम्बी किंग के बारे में, लेकिन अब की बार अलग है। और अब की बार जो ये चारा है ना, ये चारों ये ज़ॉम्बी किंग को दूर ले जाएगा और कैप्टन ली चुपके से गोल्ड के पास चला जाएगा। मिस्टर जी ये कहता है कि बहुत ज्यादा बढ़िया, और इसी तरीके से वो अपने सपने पूरे कर सकता है जो उसने कई सालों से सोचे थे। और उसका सपना था कि वो अपना सोने का स्टैचू बनाए इस शहर में। और वो कहता है कि अगर ये पूरा हो गया तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हें इसके बाद कुछ और चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चश्मिश कहता है कि थैंक यू मिस्टर जी। और मिस्टर जी ये कहता है कि हे, क्या अभी कुछ नया सामान आया है? मैं कुछ लोगों से खेल खेल कर बोर हो गया हूँ। कहता है कि अभी वो पता लगा कर आएगा। और जब वो बाहर जाते हैं वहाँ पर कई सारे लोग कहते हैं कि ओ माय गॉड, इतनी ब्यूटीफुल, कहाँ जा रहे हो? हम लोग कहते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा। और वो दो लोग उस जॉब वाले बंदे के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि हेलो, मैंने सुना कि आप जॉब दिलाने में मदद करते हो, क्या हमारे लिए कोई अच्छी खासी जॉब है? और वहीं दूसरी तरफ वो लोग पायनियर ग्रुप बनकर जा रहे थे। वैंग कहता है कि जैसे हम और अंदर जाते जा रहे हैं सड़कें और ज्यादा खून की सनी हुई है। डांजू कहता है कि ये तो नॉर्मल है। और वो कहता है कि पहले ये जगह पहले लोगों से भरी हुई थी और फिर ज़ॉम्बीज आ गए और लोगों को यहाँ से भागने की कहीं जगह नहीं मिली और वो सभी लोग यहाँ पर ज़ॉम्बीज बन गए। और तब के बाद यहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं हुई है आने की और बहुत ज्यादा खतरनाक होते गए। और वो कहता है कि वैंग बिन, आखिरकार हम ये करने कब वाले हैं? वैंग कहता है कि रुको, अभी टाइम नहीं है। वो कैप्टन ली बहुत ज्यादा खतरनाक है और अगर हमारे साथ कुछ गलत होगा वो हम लोगों को एकदम से मार देंगे, क्योंकि उन लोगों के पास वेपन है। और उनमें से पीछे से आवाज आती है, अरे कुछ बेवकूफी मत करना और भागने के बारे में तो सोचना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जो सारे प्लान है ना वो वहीं धरे के धरे रह जाएंगे और तुम मेरी मदद करना ताकि मैं कैप्टन ली को बता ना पाऊँ। वैंग कहता है कि हम भागने नहीं वाले हैं और तुम अपनी बकवास बंद करो। और वैंग सोचने लगता है कि इसने उनकी सारी बातें सुन ली। वो बंदा कहता है कि चिंता मत करो, मैं किसी को बताने नहीं वाला हूँ। और वो कहता है कि पिछली बार कई सारे बेट थे जो बीच में से भाग गए थे, लेकिन अब की बार अलग है। मिस्टर जिनिए ने कहा है कि वो मिशन को दोबारा से शुरू कर रहे हैं और अब की बार उनके पास कोई अच्छी जॉब होगी और अब की बार जब वो वापस जाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। डांजू कहता है कि क्या बड़ा इनाम? यू मीन क्या मिस्टर जी ने कहा है? वो बंदा कहता है कि हाँ हाँ, और उसी ने पायनियर ग्रुप को ज्वाइन करा था ये रूमर सुनने के बाद। और ये कहा गया है कि जिनिए बहुत सारे गोल्ड के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा है जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल बैंक में है, और ये वही बैंक है जो ज़ॉम्बी से पहले बहुत ज्यादा सिक्योरिटी में रहा करता था और गोल्ड उसके अंदर ही है अभी भी। और उन लोगों ने इस बैंक की जो तिजोरी है उसको बंद कर दिया और उसी के अंदर ढेर सारा गोल्ड पड़ा है और उसकी गिनती ही नहीं है कितना सोना है उसके अंदर। और दुनिया खत्म होने के बाद सभी अपनी और चिंताओं में बढ़ गए हैं और सब लोग खाना के बारे में सोचते थे और किसी ने सोने के बारे में सोचा ही नहीं। और वो बंदा ये भी कहता है कि अब मिस्टर जी ने मुझसे चिंता नहीं है खाने की और पीने की, वो बस और ज्यादा सोना को पाना चाहता है और ये सोने को पाने के लिए उसे अपने गोल को कंप्लीट करना होगा। और अब की बार वो बहुत सारे लोगों को बेट बनाकर भेज रहा है और अगर उनमें से कोई भी अगर सोने को लाने में सक्सेसफुल होएगा तो वो उसे बहुत ज्यादा इनाम देगा। वैंग कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा काम की है क्योंकि ये जगह पूरी सोने की भरी है और उसका सिस्टम इम्प्रूव करने में उसकी बहुत मदद आएगा ये सारा सोना। और वो एक बंदा होता है वो कहता है कि अरे तुम लोग जो सामने चल रहे हो इतने धीरे क्यों चल रहे हो? क्या तुम मौत का इंतजार कर रहे हो? वैंग कहता है कि हमें माफ करना, हम थोड़ी तेज चलते हैं। और वैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि सुनो भाई, ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली? क्या ये सच्ची तो है? और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है, चैप्टर नंबर 71। और वो बंदा बताता है कि उसे ये इन्फॉर्मेशन
ब्रैड के बदले में मिली है जब वो पायनियर टीम के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए गया था। वह कहता है कि आखिरकार मिस्टर जी ने तुम्हें क्या तोहफा देंगे? क्या तुमने जो अपना ब्रैड के बदले ये इन्फॉर्मेशन ली है और अपनी ये यहाँ इस टीम में आकर अपनी जान का रिस्क लिया है, तुम्हें पक्का गोल्ड तो नहीं चाहिए होगा? वो बंदा कहता है कि नहीं, वो तो बेकार की चीज है। अब मैं तुम्हें असली चीज बताता हूँ कि इनाम है मीट, और हम मीट को पा सकते हैं बस उनकी मदद करके सोने को इधर से उधर ले जाने में। और मिस्टर जिन्ने ने ये भी कहा है कि हर एक बंदे को 5 से 10 चिकन लेग पीस मिलेंगे। और वो कहता है कि क्योंकि रिवॉर्ड इतना ज्यादा बड़ा है इसलिए भागने की सोचना भी वैंग अपने मन में सोचता है कि ये मास्टर जिन्ने है ना, ये बहुत ज्यादा लालची है और वो खाने को अपना इस्तेमाल करके इन लोगों को से काम करवाता है। वैंग कहता है कि अगर तुम्हारी इन्फॉर्मेशन सही होगी तो मैं भी तुम्हें अपने चिकन का शेयर तुम्हें दे दूंगा। डांजू कहता है कि अरे भाई विंग, क्या ये ठीक रहेगा अगर हम उस ज़ॉम्बी किंग के सामने आ गए तो? वैंग कहता है डांजू, इसके बारे में अब और बात मत करो, हमें अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी और हमें भी अब गोल्ड को ढूंढना होगा। तो डांजू कहता है कि ठीक है भाई, मैं वही करूंगा जो तुम मुझे कहोगे, बिकॉज तुमने मेरी छोटी बहन की जान बचाई। और वो जब आगे जाने लगते हैं और वो लोग नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की तरफ पहुंचने लगते हैं, भरी दोपहर में उन लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वैंग और जो डांजू होते हैं वो ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और उन लोगों को आर्म से लोहे के पाइप दिए जाते हैं जो कैप्टन लीग ने उन्हें वेपन के रूप में दिए थे। और जो बाकी उनके मेंबर थे वो बहुत ज्यादा डर गए थे और वो अपने हथियार भी नहीं उठाते हैं क्योंकि कई सारे लोग तो पहले भूख के मारे कमजोर थे और अब ज़ॉम्बीज को देखने के बाद इतने पास से उनकी आत्माएं निकल गई थी। और जो ये लॉर्ड जीने के लोग थे वो बस दूर से खड़े होकर मजे ले रहे थे, किसी ने भी उनकी मदद नहीं करी। और वो फिर बहुत सारी मेहनत करने के बाद आखिरकार बैंक के पास आ ही गए थे। बैंक के पास कई सारे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे, इसीलिए वो लोग थोड़ी सी दूर थे और चुपचाप बस दूर से खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। और किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि वो बैंक के पास चला जाए क्योंकि वहां पर इतने सारे ज़ॉम्बीज थे। और वो कैप्टन ली बैंक को कहता है कि तुम दोनों आगे जाओगे और हम तुम्हारे पीछे रहेंगे और तुम्हें पीछे से प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा लड़ने में माहिर हो, तो डरो मत। और अगर तुम एक बार अंदर चले गए तो तुम आसानी से बाहर आ सकते हो। एक बार बस तुम वो सेफ ढूंढ लो तो मिस्टर जी ने तुम्हें बहुत बड़ा इनाम देंगे जब तुम वापस लौटोगे। वैंग अपने जो वो पायनियर ग्रुप के मेंबर होते हैं उनसे कहता है कि हमें कैप्टन ली की बात मान लेनी चाहिए और डरो मत, डांजू और मैं आगे रहेंगे, तुम लोग मेरे पीछे रहना। और वो कैप्टन ली कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए स्टील के वेस्ट बनाए हैं, ये लो, और अगर अगली बार तुम ज़ॉम्बीज के से घिर जाओ शायद ये तुम्हारी जान बचा ले। वैंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम था तुम इतने अच्छे हो। वो सभी लोग वेस्ट पहन लेते हैं, वैंग और डांजू भी पहन लेते हैं। कैप्टन ली कहता है कि रुको डांजू, तुम्हें ये पहनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना है तो मेरे साथ ही रहो। वैंग अपने दिमाग में सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है और डांजू कहता है कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ये लो, ये वेस्ट तुम ही पहन लो और मैं तो मेरे भाई के साथ ही बैंक के अंदर जाऊंगा। कैप्टन ली कहता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और तुम मेरे ऑर्डर को कैसे ठुकरा सकते हो? क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम अंदर जाना चाहते हो? बाद में रिग्रेट मत करना, पछताना मत। डांजू कहता है कि मैं कभी नहीं पछताऊंगा। कैप्टन ली उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, अब मुझे तुम लोगों के बारे में कोई फिक्र नहीं है क्योंकि तुम लोग बहुत जल्दी मरने वाले हो। वैंग कहता है कि अगर तुम उसके साथ चले जाते का ये कुछ गड़बड़ करने वाला था और ये जो बंदा है इसके पास दिल नहीं है और अब मैं इसका सफाया जरूर करूंगा। और जो मिस्टर जीने होता है वहाँ उसकी जो मोटी लगाई होती है कई सारी लड़कियों को लेकर जाती है और कहती है कि मिस्टर जीन हमारा इंतजार कर रहे हैं तो जल्दी चलो। और जो मियाँ ऑफिसर होती है और जायू वो भी उन्हीं के साथ होती है। जायू कहती है कि आखिरकार हम अंदर आ ही गए हैं, क्यों ना हम उनके जो बंदूकों का कारखाना है उसे ढूंढ लें। मियाओ कहती है नहीं, वैंग मिंग ने कहा है कि हमें तो बस सोने का पता लगाना है, आखिरकार वो है कहाँ पर, और अबे हमें सिचुएशन का पूरा अंदाजा नहीं है तो हम ऐसे ही लापरवाही नहीं कर सकते। जायू कहती है कि वैंग ने उसे ऐसे इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर कर दिया है, ये बहुत ज्यादा हो गया। मोटी लगाई कहती है कि मिस्टर जी नहीं, मैं आ गई हूँ, मैं सभी को ले आई हूँ। वो कई सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं और जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी उनको देखकर पिघल जाते हैं। और वो गेट खोलती है मोटी लगाई और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम ऐसे नंगे क्यों हो? मिस्टर जी ने कहाँ पर है? वो चश्मिश कहता है कि मिस्टर जी ने कहा है कि वो उन लड़कियों में से एक को अपने पास रख सकता है और बाकियों को वो मिस्टर जी ने के पास ले जा सकती है। और वो मोटी लगाई गुस्सा होने लगती है कि ऐसे कैसे, मिस्टर जी ने पहले तुम्हें मजा लेने के लिए कह दिया, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो। और वो बॉडीगार्ड उसे घसीट कर ले जाने लगते हैं। और चैप्टर नंबर 72, वो चश्मिश आराम से सोफे पर बैठा था और कहता है कि इतनी सारी अप्सराएं हैं, मजा ही आ गया आज तो।
और वो चश्मिश ये भी सोच रहा था कि हमेशा से वो मिस्टर जिनियो के साथ रहा था और आज वो मिस्टर जिनियो से पहले एंजॉय करेगा। और उसका का दिल जायू पर आ जाता है और वो अपने मन में कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की कहाँ से आई है, पक्का यही उन लड़कियों में से सबसे बेस्ट है। और वो चश्मिश होता है, वो कहता है कि जो वो तीसरे नंबर पर लड़की खड़ी है उसे छोड़कर सारे चले जाओ। वो जायू होती है, वो जायू कहती है क्या मैं? और जो मियाओ होती है अपने मन में सोचती है कि अगर जियाओ उनसे अलग हो गई तो उनका प्लान सारा खराब हो जाएगा। जायू कहती है कि हम तो मिस्टर जिनो के पास जा रहे थे और तुम कौन हो? वो चश्मिश कहता है कि तुम जाओ, ये यहीं पर रहेगी। और जो मियाओ होती है वो अपने मन में सोचती है कि अरे नहीं, अब वो वैंग को इसके बारे में कैसे समझाएगी। और वो चश्मिश को कहती है कि ये अभी भी छोटी है, उसकी जगह वो उसे सर्व करेगी। वो चश्मिश चिल्लाकर कहता है कि बहुत हो गया, तुम मुझे परेशान कर रही हो और उसे तो यंग लड़की के साथ मजे करने हैं, ना कि तुम जैसे जो पहले किसी और के साथ कर चुकी हो। और जो बॉडीगार्ड होता है वो आ जाता है और कहता है कि जल्दी करो, इसे यहाँ से ले जाओ, मिस्टर जी ने वेट कर रहा है। और मियाओ अपने मन में सोचती है कि अगर वर्ल्ड पहले जैसा होता ना तो वो उसे पक्का जेल में डाल देती। सायू कहती है कि मियाओ तुम चली जाओ, तुम मेरी चिंता मत करो, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर लेगी। मियाओ कहती है जायू ध्यान से, तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट जरूर करना है। वो गेट बंद हो जाता है और जो चश्मिश होता है वो अपने ख्यालों में गुम हो जाता है। और वो कहता है तो अब हम अकेले हैं, तो चलो शुरू करते हैं। और वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो यहाँ हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? और वो टेबल पर पड़े एक चाकू की तरफ बढ़ने लगती है। वो चश्मिश फिर से कहता है कि क्या तुम्हें शर्म आ रही है? सही है सही है, आखिरकार ये तुम्हारा पहली बार जो है। जायू उस चाकू को उठा लेती है और कहती है कि आ जाओ मजे करते हैं। वो चश्मिश कहता है कि तुम ये क्या करने वाली हो? और अब हम बैंक के सीन पर आ जाते हैं। बैंक के अंदर वैंग घुस गया होता है डांजू के साथ। वैंग कहता है कि डांजू तुम्हें क्या सुगंध आ रही है, ये बदबू सी क्या चीज है? और जितना अंदर हम जाते जा रहे हैं ये जो स्मेल है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। डांजू कहता है कि ये लगता है मुझे खून की है सुगंध सी लग रही है, इतनी घटिया है। वैंग कहता है कि मुझे लगता है यहाँ पर अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ हैं जो छुपे हुए हैं, देखो यहाँ पर कितने सारे टूटे हुए हाथ पड़े हुए हैं। और जो बंदा होता है वो कहता है कि कैप्टन ली ने तो कहा था कि अंदर सेफ है, लेकिन यहाँ पर तो ज़ॉम्बीज़ कैसे आ गए? वैंग कहता है कि अरे पागल मत बनो, क्या उसने ये कहा था कि हम अंदर सेफ रहेंगे? डांजू कहता है अरे भाई देखो वहाँ पर क्या हो रहा है, लगता है ये आखिरी डोर है। वैंग कहता है डांजू मेरी मदद करो इसे खोलने में। और जो उनके साथी होती हैं पीछे, उनमें से एक कहता है अरे क्या तुम पागल हो गए हो? पहले हमें इसके बारे में उनको बताना चाहिए और हमें खजाने के बारे में उनको बताना चाहिए ताकि हमें इनाम मिल सके। क्या तुम खाना नहीं चाहते हो क्या? और पता नहीं क्या होता है, वो लोग किसी को मारने लगते हैं। आवाज आ रही थी लेकिन ये नहीं मालूम कि किसे पीट रहे थे। और तभी एक लाल सी आंखें होती है और वो बड़ी हो जाती है और वो बाहर का सीन होता है। वो लोग आराम से बैठकर बस उनका आने का इंतजार कर रहे थे। वो एक मोटा होता है, वो कहता है कैप्टन ली तुम नहीं चाहते थे कि डांजू अंदर जाए और मर जाए, इसीलिए तुम उसे अपने साथ रहने के लिए कह रहे थे। और वो कैप्टन ली कहता है कि मैं किसी कुत्ते की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं तो बस उसे जिंदा रखना चाहता था। वो मोटा होता है, वो हंसने लगता है। ये अफवाह फैली हुई है कि उसने अकेले ही ज़ॉम्बी किंग को हराया है और मुझे तो यकीन नहीं होता है कैसे कोई कैप्टन ली से बढ़िया हो सकता है। और वो कहता है डांजू तो पागल है लेकिन हमारा कैप्टन ली उसको अपने टीम में शामिल करना चाहता है। कैप्टन ली कहता है कि वो तो दूसरा बच्चा था ना, वो अजीब सा था और मुझे लोगों को डराने में बड़ा मजा आता है। और उस मोटे को कहता है ज्यादा बातें मत करो और तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए उस ज़ॉम्बी किंग को डिस्ट्रैक्ट करने में। और जो बैंक में होता है वहाँ पर कुछ आवाजें अभी भी हो रही होती है। चैप्टर नंबर 73। अच्छा अब मैं समझ गया, वो सभी लोग उस दरवाजे को मार रहे थे ना कि किसी और को। और वो दरवाजा खुल जाता है। वैंग कहता है कि सभी शांत रहो और ध्यान से, कहीं कोई ज़ॉम्बीज़ हमारी आवाज सुनकर आ ना जाए। डांजू कहता है अरे भाई यहाँ यहाँ देखो, लगता है ये कोई दरवाजा है और हम इसे कैसे खोल सकते हैं? वो दूसरा बंदा कहता है कि इतना बड़ा दरवाजा, क्या इसके अंदर कोई बम रखा है क्या जो उन लोगों ने संभाल कर रखा है? और वो लोग ये भी कहने लगते हैं कि हमें कैप्टन लीग को बुला लाना चाहिए और कहना चाहिए कि यहाँ पर एक दरवाजा है और उनको उसकी मदद चाहिए। वैंग कहता है कि सभी लोग दुखी मत हो, बाकी लोग ये नहीं कर पाते लेकिन मैं कर सकता हूँ। वो अपने बैग में हाथ रखता है और अपने क्यूब को उठा लेता है। डांजो कहता है कि अरे भाई क्या कर रहे हो, क्यों ना हम वापस चले जाएं। जो वैंग बिंग होता है ना, वो भाई अपने जो बैग में से इतनी बड़ी आरपीजी निकाल लेता है। डांजो और सारे हैरान हो जाते हैं, अरे भाई बैग तो छोटा सा है, आरपीजी कितनी बड़ी है, ये कहाँ से आई? डांजू कहता है कि अरे भाई ये कहाँ से आ गई इतनी बड़ी चीज? वो लोग बाकी लोग भी कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बंदूक तुम्हारे पास कैसे आई? वैंग कहता है कि अरे डरो मत, मेरे पास और भी है। और वो कई सारी AK-47 होती है, उन लोगों को कहता है कि ले लो। और वो लोग अब कहने लगते हैं इतनी सारे गन, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम्हारे पास ये कहाँ से आई? वैंग कहता है कि ये समझाना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि अगर जब तक तुम मेरे साथ काम करोगे मिस्टर जिनिक को हराने में,
और फिर हम उस मिस्टर जिन को हराकर दूसरी सरकार बना सकते हैं और उसमें सभी को खाना मिलेगा। और वो लोग कहने लगते हैं कि हमें तो लगा था कि तुम दोनों बहुत ज्यादा बढ़िया लड़ते हो, लेकिन तुम लोग तो मिस्टर जिन को ही मारने का प्लान बना रहे हो। और वो दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा मत करो, हमें बस मिस्टर मिन को इस गोल्ड के बारे में बताना है और फिर हम आराम से खा सकते हैं और पी सकते हैं और हमें ये ऐसी चीज दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं होगी। वैंग कहता है कि खतरा, मुझे मालूम है कि तुम लोग थोड़े से डरे हुए हो। डांजू, इनको बताओ कि तुमने आखिरकार क्या देखा था। डांजू बताता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये जीने का सिस्टम जो उसने बना रखा है, क्या सबके पास खाने को है, क्या सबके को खाने को मिल जाएगा? और जैसे तुम्हें दिख रहा है वैसा है नहीं। मैंने जब पिछली बार पाइनर ग्रुप को ज्वाइन किया था तो मैंने देखा कि, और फिर वो डांजून सबको सच बता देता है और वो चुप हो जाता है क्योंकि वो लोग उसकी बात सुनकर उल्टियां करने लगते हैं कि उन लोगों ने भी वही मीट और ज़ॉम्बीज़ के खून से खाना खाया था, बना खाना खाया था। और वो कहते हैं कि हमने मजदूरों की तरह, गुलाम की तरह इतनी मेहनत करी और हमें खाने को मिला ज़ॉम्बी और इंसानों का मीट। क्या वो इंसान भी है, दूसरों को ऐसा खाना खिला रहे हैं? और वो सभी लोग कहते हैं कि वैंग ब्रदर, हम तुम्हारे साथ हैं लड़ने के लिए, चलो उस बोने को मारते हैं। वैंग कहता है कि सच कड़वा था, लेकिन बस ऐसे बताकर ही तुम लोगों को मोटिवेट किया जा सकता था। वैंग कहता है कि जब तक तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे, मेरे पीछे खड़े रहोगे, तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि जब वो इस सारे गोल्ड को ले लेगा तो वो उसे उन लोगों को बहुत बढ़िया डिलीशियस खाना खिलाएगा। और जब तक वो लोग भी कहने लगते हैं कि जब तक तुम उन लोगों को खाना खिलाओगे वो भी तुम्हारा साथ देंगे आखिरी तक। और वो चिल्लाने लगते हैं, चलो मिस्टर जिने को डिस्ट्रॉय करें, उसे हराएं और सबको उनका खाना और आपस में खाना बांट लिया जाए। वैंग अपने मन में सोचता है कि उसे नहीं मालूम था कि ये सब लोग मिस्टर जिने के लिए कितनी ज्यादा नफरत भरे हुए हैं और अब उनके पास जो वेपन है उनकी मदद से वो लोग फाइट बैक कर सकते हैं और जो डिलीशियस खाना उन लोगों ने छुपा रखा है। वैंग कहता है कि सभी के सभी पीछे हट जाओ, अब मैं इस दरवाजे को फोड़ने वाला हूँ और जब आवाज आएगी तो कैप्टन ली जरूर अंदर आने की कोशिश करेगा और वो लोग हमें मारने लगेंगे एक एक करके। वैंग विन उस रॉकेट को छोड़ देता है, धमाका हो जाता है। कैप्टन ली कहता है कि ये कैसी आवाज है, सभी के सभी तैयार रहो। बैंक के अंदर वो धमाका हो जाता है और वैंग भी कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, वो दरवाजे को कुछ हुआ ही नहीं। डांजू और बाकी लोग खांसने लगते हैं। डांजू कहता है कि अरे भाई, ये तो खुला ही नहीं। वैंग अपने मन में सोचता है कि शायद जब ज़ॉम्बीज़ नहीं थे तो सभी लोगों ने यहाँ पर अपना सोना रखा था, इसीलिए लगता है इस सेफ का जो दरवाजा है बहुत ज्यादा मजबूत है। डांजू कहता है कि अरे भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? वैंग कहता है कि मुझे लगता है कि वो अब आने वाले हैं और सभी के सभी अपने हथियार उठा लो और लड़ने के लिए तैयार रहो। डांजू कहता है कि अरे रुको भाई, मुझे लगता है कि हमने कर दिया, देखो वो दरवाजा अपने आप घूम रहा है। चैप्टर नंबर 74। वाओ, दरवाजा अपने आप खुल गया, बढ़िया, मुझे नहीं लगा था कि ये कुछ कर पाएगा। और जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि दरवाजा खुल चुका है, क्या हम सपना देख रहे हैं? चलो अंदर चलते हैं और सोने को ले लेते हैं। वैंग कहता है कि चुप जाओ, पहले देखने दो आखिरकार हो क्या रहा है। दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से ज़ॉम्बीज़ भागते हुए आने लगता है। वो लोग घबराने लगते हैं, अरे ये तो ज़ॉम्बी है, ज़ॉम्बी। और जो वैंग होता है वो अपना गोल्डन पाम स्ट्राइक यूज करता है, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ा सा पंजा उस ज़ॉम्बीज़ को पकड़ लेता है। वैंग रुक जाता है और ये समझने लगता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और वो पंजा ज़ॉम्बी को अपने उसी वोल्ट में ले जाता है और अंदर का जो नजारा था वो कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत अंधेरा होने के कारण। वैंग कहता है कि डांजू, ये इतना बड़ा हाथ, क्या ये सच्ची उस किंग ऑफ ज़ॉम्बी का है? वो कहता है कि हाँ हाँ। और वैंग भी बहुत ज्यादा डर गया था, उसे लगा था कि किंग ऑफ ज़ॉम्बी इन नॉर्मल ज़ॉम्बी से थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन उसका पंजा इन ज़ॉम्बीज़ की पूरी हाइट जितना बड़ा था और उसे नहीं लगा था कि ये ज़ॉम्बी इतना ज्यादा भयंकर और भयानक होगा। और डांजू ने बताया था कि जो किंग ऑफ ज़ॉम्बी है वो ज़ॉम्बीज़ को खाता है और वो ज़ॉम्बी जो भाग कर आ रहा था वो उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचा रहा था, वो बस यहाँ से भागना चाहता था। और हम अंदर का नजारा देखते हैं, वो किंग ऑफ ज़ॉम्बी उस ज़ॉम्बी का सर एक ही बार में अपने मुंह के अंदर लेकर चबा जाता है। डांजू कहता है आखिरकार हम इसके आमने सामने आ ही गए। और वो खुश हो रहा था कि वैंग उसे अब मारेगा, लेकिन वैंग तो यहाँ से कब का भाग चुका था। वो सोच रहा था कि आखिर ये कहाँ गया। वैंग भागते हुए दूर पहुंच चुका था और कहता है कि अरे डांजू, सपना मत देखो, भागो जल्दी। और डांजू कहता है कि अरे तुम भाग क्यों रहे हो, क्या तुमने अपना मन बदल लिया है? रुको, मेरे लिए भी। और उस तिजोरी में से लाल लाल आंखें दिखती हैं और वो बाहर भाग आता है इतनी स्पीड से। और बैंक के बाहर जो कैप्टन ली और उनके लोग होते हैं, वो कैप्टन ली चिल्लाकर कहता है कि सभी ध्यान से सुनो, किसी को भी बैंक के बाहर आने मत देना, तुम समझ गए? और उनके लोग भी कहते हैं कि हाँ, हम समझ गए हैं। वो लोग पूरी तैयारी कर चुके थे और जब वैंग बिंग और उनके साथी बाहर निकलने लगे, वो खुश हो गए थे कि उन लोगों को रास्ता मिल गया बाहर भागने का। और वैंग बिंग पीछे मुड़कर देखता है, वो किंग ऑफ ज़ॉम्बी उन्हीं के पीछे था
और वो पास आ गया था। वैंग अपने मन में सोचता है कि क्या ये सच्ची में किंग ऑफ ज़ॉम्बी है, कितना ज्यादा घटिया है और बदसूरत, और ये इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी जल्दी इतना फास्ट कैसे है। और वो ये भी सोचता है कि जो कैप्टन ली है वो उन लोगों को इतनी आसानी से बाहर नहीं आने देगा, क्योंकि हम अब यहाँ अंदर ही फंस गए हैं, तो अब उनको लड़ना होगा। शायद उनके पास लड़ने के बाद थोड़ा सा चांस है। वैंग अपनी गोल्डन पाम स्ट्राइक को 100% एनर्जी पर यूज करने लगता है। डांजू कहता है कि अरे भाई क्या हो गया, आप क्यों रुक गए, जल्दी भागो, किंग ऑफ ज़ॉम्बी आ रहा है। और वैंग उस पर हमला कर देता है। अब इससे क्या डरना है। वो अपना गोल्डन पाम स्ट्राइक लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और वो कहने लगता है कि आखिरकार किसमें इतना दम है जो मुझे सोने के पास जाने से रोकेगा। और अब वो खुद ही एक डेविल बन जाएगा और इन जैसे राक्षसों को मारेगा। और ये जो बुद्धा है और उसकी जो बुद्धा स्ट्राइक है ना, वो उसे मार देगी आसानी से। वो ज़ॉम्बी भी हैरान था कि आखिरकार ये भागने की बजाय उस पर हमला कैसे कर सकता है। लेकिन वो ज़ॉम्बी मतलब बहुत ज्यादा फास्ट था। उसके हमला करने से पहले ही वो वैंग पर हमला कर देता है और उसके खून भी आ गया था। वैंग अपने मुंह से खून थूकते हुए कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। डांजू कहता है कि वैंग मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आता हूँ, लेकिन वो ज़ॉम्बी किंग उसे भी एक पंच मारता है। डांजू बेहोश हो जाता है। बाकी लोग बचकर बाहर आ गए थे और वो ये भी कहते हैं कि वो ज्यादा कितना कितना डरावना था वो ज़ॉम्बी किंग। उनके पैरों पर गोलियां चलती। ये मिस्टर ली के लोग थे। मिस्टर ली कहता है कि वहीं पर रहो और हिलो मत, अगर कोई और आगे कदम रखने की कोशिश करेगा तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। वो बंदे कहने लगते हैं कि कैप्टन ली, ज़ॉम्बी किंग यहाँ पर आ चुका है और इसीलिए वो सभी लोग भाग रहे हैं। कैप्टन ली कहता है कि मुझे कोई परवाह नहीं है और ये एक ऑर्डर है, अगर तुम ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम्हें वहीं पर गोली मार दी जाएगी। ये क्या, इनके पास गन है, इनको आखिरकार ये गन कहाँ से मिली। और वो लोग सोचते हैं कि ओ हाँ हाँ, हम तो भूल ही गए थे हमारे पास गन है। और वो लोग कहते हैं कि किंग ऑफ ज़ॉम्बी बाहर आ रहा है और तुम चाहते हो कि हम यहीं पर खड़े रहें और मर जाएं उस। और वो लोग गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं उन पर। कैप्टन ली एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है और सोचता है कि इन जैसे कुत्तों के पास बंदूकें कहाँ से आई। और कैप्टन ली का साथी उससे कहता है कि कैप्टन ली, इनके पास हमसे ज्यादा बढ़िया वेपन कैसे आई। कैप्टन ली कहता है मुझे नहीं मालूम। और वो टकलू कहता है कि हम उनके सामने ऐसे टिक नहीं सकते हैं, क्यों ना हम उन पर मोलोटोव फेंक दे और वो जलकर मर जाएं। कैप्टन ली कहता है कि नहीं नहीं, मोलोटोव इन जैसे कुत्तों को जलाने के लिए हम बर्बाद नहीं कर सकते, हमें कुछ नहीं करना है, ज़ॉम्बी किंग बाहर आकर खुद उनको खा जाएगा। और वो लोग खुश थे क्योंकि ये जो वेपन थे वो बहुत ज्यादा बढ़िया थे। और वो कहने लगता है कि क्या बात है, बढ़िया वेपन दिए भाई तुमने। कहता है कि भाई कहाँ हो तुम। और उसका साथी कहता है अरे क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो जिसने हमें बंदूकें दी। और डांजो, वो दोनों तो बिल्डिंग के अंदर हैं। कहता है कि क्या वो अभी तक बाहर नहीं आए। ज़ॉम्बी किंग बाहर आ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या क्या ज़ॉम्बी किंग ने वैंग बिन और डांजो दोनों को मार दिया। वो ज़ॉम्बी किंग बाहर आ गया था और उन पर हमला करना चालू कर दिया था। कैप्टन ली कहता है कि ज़ॉम्बी किंग बाहर आ गया है और वो उन लोगों को जल्दी ही खा जाएगा। और जो खबरी होता है वो कहता है कि सभी घबराओ मत, हमारे पास बंदूकें हैं, हम लोगों को फोकस खोना नहीं चाहिए, इस पर गोली मारो। और वो सभी लोग उस ज़ॉम्बी किंग पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। सारी गोलियां ज़ॉम्बी किंग को लगती हैं, लेकिन उसकी बॉडी पर टच होकर सारी गोलियां नीचे गिर जाती हैं। और वो खबरी होता है वो चिल्लाने लगता है प्लीज मुझे मरना नहीं है, मुझे मरना नहीं है। और वो लोग भी कहते हैं कि हमारी गोलियों का तो कोई असर ही नहीं हो रहा है उस पर, और उनकी गोलियां भी खत्म हो गई हैं। वो ज़ॉम्बी किंग उन पर हमला करना शुरू कर देता है और एक ही मुक्के में एक बंदे को मार देता है और दूसरे को भी दूर कहीं पटक देता है और अपने इतने शार्प नाखूनों से कईयों को चीर फाड़ देता है और एक की तो बॉडी को 2 हिस्सों में कर देता है। और वो लोग ये देखकर तो बहुत ज्यादा डर गए थे। वो ज़ॉम्बी किंग बहुत ज्यादा डरावना हो चुका था और वो लोग भागने लगते हैं कि उन लोगों को अभी नहीं मरना है और वो लोग इस टीम को दोबारा कभी ज्वाइन नहीं करेंगे। और वो लोग ये सोचने लगते हैं कि हमारी मदद अब कौन कर सकता है। और कैप्टन ली के जो लोग होते हैं वो मोलोटोव फेंक देते हैं उन लोगों पर और वो चिल्लाकर कहता है कि अरे तुम पागल हो क्या, तुम्हें तो ये मोलोटोव ज़ॉम्बी किंग पर फेंकनी चाहिए थी, तुमने मुझ पर क्यों फेंक दी। और उस पर आग लग जाती है और वो लोग कहते हैं कि ये क्या सुगंध कैसी है, ये गंध कैसी है, क्या ये वेस्ट बारूद है। वो कहने लगता है मैं जल रहा हूँ, मेरी मदद करो। और वो फट जाता है। उसका मतलब जो वेस्ट उन लोगों ने पहने थे उसके अंदर बारूद था। और कैप्टन ली कहने लगता है कि जल्दी जल्दी मोल्टो फेंको, सारी मोल्टो फेंक दो, सारी की सारी इन लोगों पर ही फेंक दो जो वेस्ट पहने हुए हैं, उन लोगों को भी मरने दो किंग ऑफ ज़ॉम्बी के साथ। वो लोग उन पर कई सारी मोल्टो फेंक देते हैं और वो सभी लोग फटने लगते हैं और ज़ॉम्बी किंग भी थोड़े आग में जलने लगता है। और वहीं अंदर वैंग पड़ा हुआ था और सिस्टम उसको बुला रहा था, प्लेयर प्लेयर उठ जाओ उठ जाओ। सिस्टम कहता है कि आखिरकार तुम जाग ही गए, मुझे लगा कि तुम मर गए और सब खत्म हो गया है। वैंग कहता है कि मैं मरने वाला था और तुमने मेरी मदद नहीं करी। सिस्टम कहता है कि वो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती है। वैंग कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा
घटिया हो फिर। और वो डांजो को देखता है, क्या डांजो को भी चोट लगी है? सिस्टम, क्या वो ठीक है? सिस्टम कहता है कि उसके अंदर से हार्ट बीट की साउंड आ रही है, वो जिंदा है, मुझे लगता है वो बेहोश हो गया। वो सिस्टम वैंग को कहता है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए पहले, और तुम वो अपना बहुत ज्यादा ब्लड खो दोगे अगर तुमने अपने आप को नहीं संभाला। उसको कई सारी यार चोटें लग चुकी थी और उनमें से बहुत सारा खून निकल रहा था, और वो देखता है कि ये जो वेस्ट पहने हुए हैं ना, उनमें गन पाउडर है। और वो सब समझ जाता है कि कैप्टन ली के लोग चाहते ही नहीं थे कि वो लोग जिंदा बाहर निकले, और वो लोग तो शुरुआत से ही ज़ोंबी किंग का खाना बन चुके थे। वैंग अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और वो सिस्टम बताता है कि तुम माचिस के साथ क्या करना चाहते हो, क्या तुम अपने आप को जलाना चाहते हो? वैंग कहता है कि चुप हो जा डरपोक। वैंग बताता है कि जब वो मेंटर को सिगरेट दे रहा था और उसको सिगरेट देने के बाद मेंटर ने उससे कहा था कि उसके पास उसे कुछ देने के लिए है, और वो उसे माचिस देता है। मेंटर वो वैंग कहता है कि तुम मुझे माचिस क्यों दे रहे हो, मैं बीड़ी नहीं पीता। तो मेंटर कहता है कि मैंने तुम्हें ये माचिस इसलिए नहीं दी कि तुम बीड़ी सिगरेट पियो, ये मेरा लकी चार्म है और इसकी वजह से पक्का तुम्हारे पास कोई गुड लक आएगा। चैप्टर नंबर 77। वैंग मेंटर को थैंक यू कहता है और अब वो अपना वेस्ट उतार कर फेंक देता है और अपने पेट पर देखता है ज़ोंबी किंग के पंजे के निशान होते हैं, और अब वो ज़ोंबी किंग का सामना नहीं कर पाएगा। क्या वो यहीं पर मरने वाला है? और अब वो मरना नहीं चाहता है, और ये घाव को भरने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो अपने घाव पर बारूद थोड़ा थोड़ा गिर कर जलाने लगता है। उसके घाव में से खून आना बंद हो जाता है और फिर वो खड़ा होता है और जहाँ पर सोना होता है उसके अंदर जाने लगता है, और वो कहता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा खत्म हो चुकी है, और वो सेफ की तरफ चल पड़ता है। जब वो सेफ के अंदर जाता है तो उसे वहाँ पर ज़ोंबीज दिखते हैं, उन लोगों के हाथ कटे हुए, और वो कुछ कहना चाहते थे। वह कहता है कि वो उन लोगों की मदद नहीं कर सकता है, और ज़ोंबी किंग ने उन लोगों को उनका खिलौना बनाकर पकड़ रखा था। और वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम देखो यहाँ पर कितना सारा सोना है, और सिस्टम कहता है कि यहाँ पर बहुत सोना है और तुम अपने सिस्टम को क्या अपग्रेड करना चाहते हो? और वो सिस्टम को कहता है कि हाँ अपग्रेड कर दो, और सिस्टम कहता है कि अपग्रेड होने के बाद सिस्टम का स्पेस बढ़ चुका है और अब उसे शॉप का सिस्टम भी अनलॉक हो गया है। वो कहता है कि ये कैसी शॉप है, और वो कहता है कि तुम मुझे लूटने वाली हो क्या, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। सिस्टम कहता है कि प्लेयर 4 आइटम खोल सकते हैं और वो लेवल अप होने लगते हैं, और जितना ज्यादा वो लेवल अप होते हैं उतना ज्यादा वो आइटम खरीद सकते हैं। वह कहता है कि फिर से अपग्रेड करना पड़ेगा, तुम पक्का एक स्कैमर हो और अब मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। लेकिन वो गिर जाता है, उसको बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी और उसका एक घाव भी खुल गया था। सिस्टम बताता है कि दुखी मत हो, और वो कहती है कि तुम लास्ट लाइन को देखो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और तुम इनमें से कोई भी आइटम खरीद सकते हो। उसमें 4 आइटम थे, जिसमें एक रॉकेट थे और कई सारे उसकी बुलेट थी, और वो 100 किलो गोल्ड का था, और एक फेयरी बीन था जो उसकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को नॉर्मल बना देता, और लेकिन उसका प्राइस 50 किलो था। और एक था अल्टीमेट एक्सपीरियंस पैकेज, और उसकी मदद से उसको 1000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते, लेकिन उसका प्राइस था 100 किलो गोल्ड। और लास्ट में था एक रैंडम एट्रीब्यूट बुक, और उसका कोई भी एट्रीब्यूट बढ़ सकता था, जैसे कि स्ट्रेंथ या फिर स्पीड, कुछ भी, लेकिन उसका प्राइस था 50 किलो गोल्ड। और वो जो गोला बारूद होता है रॉकेट वाला, वो खरीद लेता है, और वो कहता है कि उसे नहीं मालूम है कि ये जो उस पर असर भी कर पाएगी कि नहीं। वैंग और ये भी कहता है कि वो गोल्डन पाम को उन गुंडों को पीट तो सकता था, लेकिन इसकी मदद से वो उस किंग ऑफ ज़ोंबी के पास भटक भी नहीं पा रहा है। और वैंग कहता है कि उसको सारे के सारे फेरी बीन खरीदने हैं, और सिस्टम कहता है कि ठीक है, तो तुम अब अगले आइटम पर बढ़ सकते हो। वैंग सारे के सारे फेरी बीन खाने लगता है, और उसकी मदद से उसकी 50% हेल्थ आ जाती है, और उसका जो 10% एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और वो खाते रहता है, उसका फिर से 50 एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, और ज़ोंबीज होते हैं वो देखकर हैरान होते हैं, आखिरकार ये कर कैसे रहा है ये। चैप्टर नंबर 78। वैंग में बहुत ज्यादा पावर सी आ जाती है, और अब हम बाहर देखते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। ज़ोंबी किंग ने उन कैप्टन ली के लोगों को भी मारना चालू कर दिया है, और कैप्टन ली उसके साथ बातें करने लगता है और कहता है कि आज वो किंग ऑफ ज़ोंबी को मारेगा और अपने आप को प्रूव कर दिखाएगा। और वो चेन सो निकालता है और कहता है कि आजा साले। वो किंग ऑफ ज़ोंबी उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और वो अपना हाथ उसको मारने के लिए बढ़ाता है। जो कैप्टन ली होता है वो चेन शो की मदद से उसका हाथ अलग कर देता है। वो ज़ोंबी किंग अपने दूसरे हाथ की मदद से उसको मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ली उसको भी उस हाथ को भी इंजर्ड कर देता है। वो ज़ोंबी और ज्यादा गुस्से में आने लगता है और उसे एक अपर कट दे देता है, और वो दूर जाके गिरता है। और फिर ज़ोंबी किंग उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके हाथ में चेन आ जाती है। वो देखता है कि आखिरकार ये चेन कहाँ से आई है। ये डांजो होता है। वो कैप्टन ली कहता है कि तुम मरे नहीं अभी तक और मुझे बचाने के लिए आ गए। डांजो कहता है कि मुझे गलत मत समझना, मैंने तुम्हें नहीं बचाया है, और तुम लोग हमें चारा बनाते हो ज़ोंबी किंग का, और हमें बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करते हो। और जब वो दोनों मिलकर ज़ोंबी किंग को हराएंगे, तब वो दोनों आपस में लड़ाई करेंगे। वो कैप्टन ली कहता है कि ठीक है,
तुम ये डिजर्व भी करते हो, मुझे तुम पसंद आए। पहले इस ज़ॉम्बी किंग को मारते हैं। कैप्टन ली कहता है कि तुम यहीं रुको, आखिर तक मेरे साथ रहो। और ज़ॉम्बी किंग ये खड़े खड़े देख रहा था और ये कैप्टन ली उस पर हमला कर देता है। और जो वो खबरी होता है वो किसी को कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए, चाहे जाए जो जो कुछ भी हो जाए। और उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है। और स्कूल पास करने के बाद वो गेम खेलने लगा और अपना टाइम वेस्ट करने लगा। और उसे क्या मालूम था कि इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज आ जाएंगे और दुनिया का अंत आ जाएगा। और उसकी तरफ एक ज़ॉम्बीज बढ़ रहा था, लेकिन उसके सामने उसकी माँ आ जाती है और वो ज़ॉम्बीज उसी को खा जाता है। उसकी माँ उसे कहती है कि मेरे बेटे भाग जा, जल्दी भाग जा। वो भी रोने लगता है कि उसकी माँ कहती है कि अपना ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 79। और उसकी माँ कहती है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी और उसका ख्याल नहीं रख पाएगी। वो अब उसकी आंखों में आंसू थे और अभी भी माँ माँ चिल्ला रहा था। और वो अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो खबरी होता है, वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी सभी बातें सुनूंगा और मैं जिंदा रहूंगा, मैं जरूर जिंदा रहूंगा। उसके सामने वैंग आ जाता है, उसे उठाता है कि और वो खबरी कहता है कि अरे भाई तुम अभी भी जिंदा हो, अच्छी बात है। वो खबरी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या उस जगह में अभी भी बहुत सारा सोना है क्या? और वो कहता है कि तुम मेरा ब्रेड ले लेना, अगर तुम्हें ब्रेड नहीं चाहिए तो किसी और को दे देना, लेकिन मुझे बताओ कि उसके अंदर सोना है क्या? वो वैंग कहता है कि हाँ उसके अंदर है और 60,000 किलो से भी ज्यादा है। वो खबरी होता है, कहता है कि किस्मत से तुमने उसको धोखा नहीं दिया है और आखिरकार उसका मकसद कंप्लीट हो गया है। और वो अभी भी सोच रहा है कि वो जीने को ये गोल्ड की जगह बताकर रिवॉर्ड लेना चाहता है। और अब हम देखते हैं कि जो वो खबरी होता है उसकी आधी बॉडी ही बची थी, बाकी पता नहीं कहाँ गई और वो खून से लिपटा हुआ घिसट रहा था। वैंग कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम नहीं मालूम, लेकिन वो उसकी मदद करेगा किंग ऑफ ज़ॉम्बी को हराने में। वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ ज़ॉम्बी उनके साथ लड़ रहा था। वो दोनों किंग ऑफ ज़ॉम्बी को टक्कर दे रहे थे पूरी तरह से। ज़ॉम्बी किंग को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो कैप्टन ली को एक मुक्का मार देता है। कैप्टन लिंग बहुत ज्यादा इंजर हो जाता है और वो उसको पूरा मारने वाला होता है। डांजो आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और उसके हाथ में लोहे का पाइप घुसा देता है। उस ज़ॉम्बी किंग को बहुत ज्यादा दर्द हुआ होता है। चैप्टर नंबर 80। वो ज़ॉम्बी अपना पंजा डांजो की तरफ बढ़ाता है और उसे पकड़ लेता है अपने पंजे में। वो उसे अब मारने ही वाला था और उसको अपनी मुट्ठी बंद कर देता है। डांजू के मुंह में से खून निकलता है और ज़ॉम्बी पूरे मजे ले रहा था उसको दुख में देखकर, और वो उसे नीचे पटकने ही वाला था। उसके पीछे से आवाज आती है, वो घूम कर देखने लगता है, ये वैंग ही था। वो अपने स्किल की मदद से ऊंची छलांग लाता है और गोल्डन पाइम स्ट्राइक यूज करता है। और वो कहता है कि ज़ॉम्बी किंग वैंग को अब तक मार चुका होता, लेकिन वो दोबारा लड़ने के लिए आया। और वो ज़ॉम्बी किंग देखता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और ऐसा लग रहा था कि जैसे बुद्धा ही उसको मारने के लिए आया है। ज़ॉम्बी पूरा घबरा गया था और वो नीचे जमीन पर दबने लगता है। वो दर्द के मारे चिल्ला रहा था और वैंग डांजो को बचाकर सेफ जगह पर ले आता है। डांजो कहता है कि वैंग तुम ठीक हो, और मुझे लगा कि मैं अभी मरने वाला हूँ। और वो कहता है कि उसकी बहन का ध्यान रखना प्लीज। वैंग कहता है कि पागल बचकानी बातें मत करो, हम दोनों टीममेट हैं और ये लो इसे खा लो जल्दी। और वो जैसे ही उसको खाता है वो एकदम से एनर्जेटिक हो जाता है। कहता है कि उसकी बॉडी अजीब सी लग रही है, उसकी टांग अभी दर्द नहीं हो रहा है और जो उसके घाव थे वो सारे के सारे भर गए। और पूछता है कि वैंग तुमने मुझे क्या दिया है? वैंग कहता है कि तुम यहीं पर रहो, और वो उस मॉन्स्टर को मारने जा रहा है। डांजो कहता है कि रुको एक मिनट, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, वहाँ पर कई सारे लोग इंजर्ड हैं। वैंग कहता है कि कोई जरूरत नहीं है और तुमको उन लोगों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मुझे तुम्हारी चिंता करनी पड़ेगी। डांजो कहता है कि वाव वैंग, ध्यान से अपना ख्याल रखना। वो उड़कर जाता है इसलिए वो वाव करता है और वो बिल्डिंग पर छलांग मार मार कर दूर चला जाता है और कहता है कि अब मुझे समझ में आ गया आखिरकार वैंग है कौन, वो एक जादूगर है। और वहीं दूसरी तरफ वो ज़ॉम्बी किंग अपने हाथ में से वो लोहे की पाइप निकाल लेता है और उसके पीछे वैंग आ जाता है। वैंग कहता है कि तुमने मुझे जो मारा था ना, उसकी वजह से मेरी आंतड़ियां बाहर निकलने वाली थी। चैप्टर नंबर 81। सिस्टम को अपग्रेड करने के बाद भी वैंग विंग को किंग ऑफ ज़ॉम्बी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। सिस्टम उससे सॉरी कहता है कि सिस्टम तो अपग्रेड हो गया है, लेकिन जो उसका लेवल है वो उतना नहीं है जो जिसकी वजह से वो किंग ऑफ ज़ॉम्बी की इन्फॉर्मेशन नहीं जान सकता। सिस्टम कहता है कि वो तुम्हारे एट्रीब्यूट और इंजरी को देखने वाला है। सिस्टम उसकी फिर सारी चीज दिखाने लगता है और बताता है कि उसकी जो स्पीड है वो 153% इंक्रीज हो चुकी है और उसकी स्ट्रेंथ भी 6 पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी है और उसका गोल्डन पाम स्ट्राइक अब और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और अब तुम्हारे जो उछलने की स्किल है वो भी बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो चुकी है और मेंटल स्ट्रेंथ भी 15 पॉइंट से इंक्रीज हो चुकी है। और उसको जो स्किल मिली थी उसकी मदद से अब वो पानी पे भी चल सकता है और 30 मीटर एक ही कदम में नाप सकता है और 20 मीटर ऊंचा कूद सकता है। और वो ज़ॉम्बी वैंग विंग पर हमला कर देता है। वैंग विंग कहता है कि क्या
ये बहुत ज्यादा खराब है। मेंटल स्कोर बस 450 पॉइंट बढ़ा है और ये वाटर जो पानी पर चलने वाली स्किल है वो बस 30 सेकंड के लिए वो इस्तेमाल हो सकती है और वो ज़ॉम्बी किंग को सिर्फ 30 सेकंड में कैसे हराएगा। सिस्टम कहता है कि तुमने गलती कर दी है, तुमने एक स्किल यूज कर ली है और अब तुम्हारी जो इंटरनल स्ट्रेंथ है वो 330 ही रह गई है और तुम्हारे पास कोई डिफेंसिव स्किल नहीं है। इसका मतलब है कि वो ज़ॉम्बी किंग तुम्हें आसानी से मार पाएगा। और वैंग विंग सिस्टम से पूछता है कि क्या होगा जब उसकी इंटरनल पावर खत्म हो जाएगी। सिस्टम बताता है कि जो तुम्हारा गोल्डन पाम है वो तुम्हारी इंटरनल पावर यूज नहीं करता है, लेकिन अगर तुम्हारी जो इंटरनल पावर है वो अगर खत्म हो गई तो तुम अपनी कोई भी स्किल इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। कहता है कि क्या, और तुम चाहती हो मैं इस लड़ाई को 20 सेकंड में खत्म कर दूं। सिस्टम कहती है कि हाँ तुम्हें करनी चाहिए और तुम डरो मत, मैं तुम्हारा सिस्टम हूँ और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और सिस्टम कहती है कि वो उसकी मदद करेगी 20 तक उल्टी गिनती गिनने तक और वो काउंटिंग स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि क्या ये कोई मदद थोड़ी है। वो ज़ॉम्बी किंग होता है वो अपना खतरनाक हमला वैंग विंग पर कर चुका होता है, लेकिन वो अपनी स्किल की मदद से बहुत ज्यादा फास्ट हो चुका था और इसीलिए वो उसके पीछे आ जाता है एकदम से और वैंग विंग गोल्डन पाम स्ट्राइक को यूज करते हुए उस पर हमला कर देता है और उसके कमर के पीछे लग भी जाता है। ज़ॉम्बी किंग और भी ज्यादा गुस्से में आने लगता है और अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करना चालू कर देता है, लेकिन वैंग विंग उसकी स्किल को भी अभी भी 15 सेकंड बाकी थे। वो अपनी स्किल को यूज करते हुए उसके सारे अटैक डॉज करता है और इसके मुंह पर गोल्डन पाम स्ट्राइक का एक हिट पड़ जाता है और अब 14 सेकंड थे और वैंग विंग अभी भी उसके सर पर गोल्डन पाम स्ट्राइक के कई सारे हिट मारने लगता है। वो ज़ॉम्बी के खून आने लगता है और वैंग विंग कहने लगता है कि अगर वो उसे ऐसा ही मारता रहा तो वो पक्का ही उसे मार देगा, लेकिन ज़ॉम्बी भी कहाँ मरने वाला था, वो वैंग विंग को एक पंच मार ही देता है। वैंग विंग ये कहता है कि ये क्या, इसने ऐसे कैसे कर दिया। वैंग विंग दूर जाकर गाड़ी से टकरा जाता है। ज़ॉम्बी अपना सर पकड़कर खड़ा हो जाता है, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी और वो खून खून की उल्टी करता है और वैंग विंग भी दूसरी तरफ उसकी भी बॉडी बहुत ज्यादा दुख रही थी। सिस्टम उससे कहता है कि तुम अपने वो फेयर बीन खा लो, तुम्हारी स्ट्रेंथ रिकवर हो जाएगी, अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है। और वैंग विंग भी वैसा ही करता है, वो उस बीन को खाता है, उसकी एनर्जी बहुत सारी रिकवर हो जाती है और वैंग विंग कहता है कि अब कितने इंटरनल पावर पॉइंट रह गए हैं। सिस्टम बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 150 पॉइंट रह गए हैं और वैंग विंग कहता है कि अब वो स्किल को सिर्फ 10 सेकंड के लिए यूज कर सकता है और ये मॉन्स्टर है, ये बहुत ज्यादा अगली है और इसकी स्किल है जो स्किन है वो बहुत ज्यादा मोटी है। वो ज़ॉम्बी वैंग विंग की तरफ बढ़ने लगता है। वैंग विंग अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पर जो टारा कार पड़ी थी उन पर अपने गोल्डन पाम स्ट्राइक की मदद से वो सारी की सारी ज़ॉम्बीज की तरफ उड़ा कर भेज देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अपनी पावर से कई सारी कारों को अपने हाथों से साइड कर देता है, लेकिन एक कार उसको आकर लग जाती है। ज़ॉम्बी को और ज्यादा गुस्सा आ गया है और वो जो उसके हाथों में चैन बंधी हुई थी अभी भी उसे देखने लगता है। वो चैन वैंग विंग पकड़ लेता है और वो याद करने लगता है कि डांजू ने कहा था कि ये एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर किलर है और उसके पास चांस है उसे मारने का। वैंग विंग कहता है कि क्या यही तुम्हारी इतनी ताकत है, और सिस्टम कहता है कि उसकी एक स्किल एक्टिवेट हो चुकी है और उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। वो उस चैन की मदद से और अपने स्किल की यूज करते हुए उसके गोल गोल घूमने लगता है और वो मॉन्स्टर भी हैरान सा हो जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। उसकी बॉडी पर चारों तरफ चेन लिपटने लगती है और बस अब 5 ही सेकंड बच गए थे उसकी स्किल को खत्म होने के। वैंग विंग अपनी स्किल की मदद से कूदकर उसके कंधों पर बैठ जाता है और उसके सर पर टपली भी मारने लगता है। वो मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा है, उसकी स्किल को सिर्फ अभी 1 सेकंड रह गया है और वैंग विंग कहने लगता है कि इसका सर तो बहुत ज्यादा मजबूत है, अभी तक ये टूटा नहीं है और उसकी सारी मेहनत खराब चली जाएगी। और फिर वो अपने दोनों हाथों में गोल्डन पाम एनर्जी इकट्ठा करता है और एक साथ उसके दोनों कानों पर मार देता है और मॉन्स्टर की आंखें बड़ी हो जाती हैं और जो उसकी स्किल इंटरनल पावर थी वो भी सारी खत्म हो गई थी और उस मॉन्स्टर का खून उछलने लगता है। डांजो भी आ जाता है, वो देखता है कि यह आवाज तो उस गुस्सेल मॉन्स्टर की थी। वैंग विंग मॉन्स्टर से नीचे उतर जाता है। डांजो उसके पास आता है कि वैंग विंग भाई तुम ठीक हो, और वो देखने लगता है कि उस मॉन्स्टर का सर हट चुका है और वो कैप्टन ली आता है और कहता है कि क्या ये किंग ऑफ ज़ॉम्बी इस छोटे बच्चे ने मारा है। और वो कैप्टन ली कहता है कि डांजू आखिरकार ये बच्चा आया कहाँ से है, और ये अपने एक ही थप्पड़ में कारों को उड़ा रहा था और ये इतना ज्यादा फास्ट था कि वो उसे देख भी नहीं पा रहा था और अब उसकी आंखें ज़ॉम्बी किंग के खून से बंद हो चुकी है और ज़ॉम्बी किंग का ब्रेन शायद उसके अंदर अब इन्फेक्शन कर दे और वो भी इन्फेक्टेड हो जाए। डांजो कहता है कि क्या इन्फेक्टेड, भाई वैंग अभी मैं तुम्हें इलाज के लिए लेके चलता हूँ। कैप्टन ली कहता है कि पागल हो क्या, उसके पास मत जाना, वो किसी भी समय ज़ॉम्बी बनने वाला है। और उस वैंग विंग होता है उसके
सारी नसें दिखने लगती है और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसकी भी आंखें उसी किंग ऑफ ज़ॉम्बी की तरह लाल हो जाती हैं और वो सिस्टम कहता है कि वार्निंग वार्निंग, प्लेयर की बॉडी में एक वायरस डिटेक्ट हुआ है। और तभी एक पॉपअप होता है, उसमें लिखा था कि बधाई हो, प्लेयर ने उसका हिडन मिशन अनलॉक हो चुका है और वो प्लेयर अब वो मिशन को एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। चैप्टर नंबर 83। वैंग विंग सोचने लगता है कि क्या हिडन मिशन, उसने तो ऐसा कभी हिडन मिशन कभी मिला ही नहीं। और वो पॉपअप होता है, उसमें ऑप्शन नंबर 1 होता है, अगर वो इस मिशन को मना कर देगा तो उसको एक सीरम मिलेगा और उसको इंजेक्ट करने के बाद वो ज़ॉम्बी वायरस से बच सकता है, लेकिन वो उसे सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। और जो अगर वो मिशन को एक्सेप्ट कर लेगा तो वो सिस्टम उसको दूसरा सीरम देगा। अगर वो उस सीरम को एक बार अपने शरीर में इंजेक्ट करेगा तो वो अपनी बॉडी में जो ज़ॉम्बी वायरस है उसे आधा काबू कर सकता है और वो कभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म और ज़ॉम्बी फॉर्म में बदल सकता है और वो आधा ज़ॉम्बी और आधा ह्यूमन होगा। और सिस्टम कहता है कि अगर दूसरी भाषा में बात करी जाए तो अगर तुम ये मिशन को एक्सेप्ट करते हो तो ये जो तुम्हारे अंदर वायरस है ये तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग कर देगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। वैंग बिंग कहता है कि अगर वो एक आधा ज़ॉम्बी बन गया, आधा ज़ॉम्बी और आधा इंसान बन गया, क्या वो बदसूरत हो जाएगा? ये कितना घटिया मिशन है। और वो पूछता है कि आखिरकार साइड इफेक्ट क्या है। वो सिस्टम बताता है कि उसका साइड इफेक्ट है कि उसको अब जितने भी इस वर्ल्ड में ज़ॉम्बी किंग है उन ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा और जितने उन ज़ॉम्बी किंग को वो मारेगा उतना ही उसका एक्सपीरियंस पॉइंट बढ़ेंगे और उसको उतने ही ज्यादा बढ़िया रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। वैंग बिंग कहता है कि क्या उन लोगों को मारना पड़ेगा, सभी के सभी ज़ॉम्बी किंगों को, और ये मिशन तब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक तुम सभी ज़ॉम्बी किंगों को मार नहीं देते। और मिशन मिलने के बाद उस प्लेयर पर एक स्किल हो जाएगी कि वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है कि वो जितना ज्यादा लेवल इंक्रीज करता जाएगा उसकी जो और लोगों को खाने की डिजायर होगी वो भी इंक्रीज होती जाएगी। और सिस्टम कहती है कि और अब से तुम्हारे सिस्टम में एक बार होगा जिसके अंदर तुम्हारे गुस्से की वैल्यू सेट होगी, जिसकी मदद से तुम अपना ज़ॉम्बी की स्किल यूज कर पाओगे। और अगर तुम इस मिशन को रिफ्यूज करते हो तो तुम्हें ये ज़ॉम्बी की स्किल कभी नहीं मिलेगी। और वो पॉपअप फिर से आता है कि प्लेयर, ये वायरस तुम्हारे शरीर में फैल रहा है, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें अपना डिसीजन अभी लेना पड़ेगा। वैंग बिंग की सारी नसें काली हो गई है और फटने वाली होती है और वो सोच रहा था कि ये एकदम से कैसे आ गया, अब उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे एक मॉन्स्टर की तरह बनना चाहिए, और अगर वो स्ट्रॉन्गर नहीं बना जल्दी से तो वो कई सारे मॉन्स्टर के सामने बैठ जाएगा और क्या पता वो कई सारे ज़ॉम्बी किंग का ग्रुप आ जाए तो फिर तो वो पक्का मारा जाएगा। और जो उसके पास अभी एबिलिटी है उससे तो वो उनके साथ कैसे लड़ सकता है। उसे एक ज़ॉम्बी किंग को मारने में उसकी हालत खराब हो गई है और अब उसे जायू की याद आती है और मियाओ और बाकी लोगों की भी। और अगर वो इसे नहीं करेगा तो वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा और अकेला अलग जगहों पे कैसे जाएगा सोने की तलाश में। वो सिस्टम का पॉपअप आता है और वो कहता है कि प्लेयर को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो मिशन खत्म नहीं होता है तब तक उस प्लेयर के पास सीरम ए होगा जिसकी मदद से वो इंसान या ज़ॉम्बी बनने का डिसीजन खुद ले सकता है। वैंग होता है, वो कहता है कि उसे शुरुआत से सोचना चाहिए। सिस्टम कहता है कि तुम्हें अपना डिसीजन केयरफुली लेना चाहिए। वैंग भी कहता है कि अभी भी उसके पास एक चांस है कि वो एक इंसान बन सकता है और वापस आ सकता है। और वैंग बिंग कहता है कि मैं चुनता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस मिशन को। और उसके अंदर से लाल कलर की रोशनी सी निकलने लगती है और जो कैप्टन ली होता है वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बच्चा ज़ॉम्बी बन जाएगा। और वो डांजो होता है, वो वैंग बिंग के पास आकर कहता है कि भाई भाई लड़ो उसके साथ। और वो जाइयो और मियाओ तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये कैप्टन ली सोचने लगता है ये किसके बारे में बात कर रहा है। और वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और कैप्टन ली कहता है डांजू तुम क्या सोच रहे हो, जाओ भागो, क्या तुम मरना चाहते हो। वो डांजो कहता है कि मैं तुम्हारे जैसे कचरा नहीं हूँ, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ अकेले, मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो कैप्टन ली हो तो कहता है कि क्या तुम मुझे डांट रहे हो, तुमने सुना नहीं क्या मैंने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा अगर तुम नहीं गए तो। वो डांजू को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मार मार फिर गोली। और मैं डांजू हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा अलग हूँ और अब वो और नहीं सह सकता है और वो अपने पार्टनर को यहीं छोड़कर नहीं जा सकता है। और वही वैंग बिंग को यहाँ पर लेकर आया है और वैंग बिंग ने ही उसकी बहन की जान बचाई है और यहाँ पर ज़ॉम्बी किंग से भी उसने उसकी जान बचाई है और वो उसको ऐसे यहीं पर छोड़कर नहीं जा सकता है। और अगर ये ज़ॉम्बी बन जाता है तो वो भी अपनी जान दे देगा। कैप्टन ली होता है, वो कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसी आई, क्या तुम सच्ची में मरना चाहते हो। और वैंग बिंग होता है, वो उसके कंधे पर हाथ लगाता है और कहता है कि डांजू तुम्हारे जितना इतना घटिया आदमी नहीं है जो अपने मतलब के लिए अपने दोस्तों को छोड़कर चला जाए। वैंग बिंग कहता है कि चिंता मत करो, वो ठीक है।
सिस्टम कहता है कि बधाई हो, तुमने एक नया मोड अनलॉक कर लिया है और जो तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट हैं वो सारे के सारे इंप्रूव हो चुके हैं। वैंग बिंग कहता है कि क्या नई टेक्निक क्या तुम मुझे दिखा सकते हो। चैप्टर नंबर 84। वो देखता है कि उसके पास दो स्किल है। एक है अगर वो ताजा मीट खाएगा तो उसकी पावर इंक्रीज होती रहेगी, लेकिन वो जितना ज्यादा खाएगा उसे उतनी ही ज्यादा भूख भी लगने लगेगी। और जो दूसरी स्किल होती है उसमें उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगी कई सारे हमलों से, लेकिन उसके यूज करने पर उसके जो पीस पॉइंट है वो कम हो जाएंगे। जो वैंग बिंग होता है वो कहता है कि क्या बात है, ये स्किल तो बड़ी अमेजिंग है, लेकिन वो इंसानों को नहीं खाएगा। और सिस्टम और भी स्किल उसको दिखाता है जिसमें उसकी एक सुपरविजन होती है और उसकी आंख धुआं और स्मोक में भी आसानी से देख सकती है और उसकी आंख जलेगी भी नहीं और वो आराम से 300 मीटर दूर बिना कोई दिक्कत के देख सकता है, लेकिन उसके 100 पॉइंट मेंटल स्ट्रेंथ में कम हो जाएंगे और वो बस 5 सेकंड के लिए ही देख पाएगा। और जो दूसरी स्किल होती है उसकी मदद से उसकी बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उसकी जो डिफेंस स्किल होती है वो अनलॉक हो जाती है। और जो उसकी आखिरी स्किल होती है वो होती है ज़ोंबी ब्रेन वेव्स। उसकी मदद से वो दो ज़ोंबी को कंट्रोल कर सकता है और उनके साथ क्या हुआ था वो भी देख सकता है, लेकिन उसके 200 पॉइंट कम हो जाएंगे और वो बस 5 मिनट के लिए ही कर पाएगा और वो सिर्फ 500 मीटर के अंदर ही ये सब कर सकता है। और ज़ोंबी स्किल एक्सपीरियंस को यूज नहीं करती है और जैसे जैसे प्लेयर का लेवल बढ़ता है और ज़ोंबी किंग मारोगे तो तुम्हारी स्किल भी इम्प्रूव होती रहेगी। वैंग बिंग कहता है कि तो ठीक है, वो समझ गया और कैप्टन ली उस पर बंदूक तान लेता है। कहाँ जा रहे हो, क्या तुम ठीक हो? और वो उन पर बंदूक तानते हुए कहता है कि तुम दोनों मुझको यहाँ से सेफली बाहर निकालो, और ज्यादा ज़ोंबीज हमारी तरफ आ रहे हैं, क्या तुम दोनों मरना तो नहीं चाहते? वो उनकी तरफ कई सारे ज़ोंबीज आ रहे थे। डांजो होता है वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये ज़ोंबीज वहीं पर क्यों खड़े हैं, वो हमारी तरफ आकर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? वो डांजो ये भी कहता है कि क्या वो डर रहे हैं, लेकिन वो किससे डर रहे हैं? वैंग बिंग कहता है कि वो मुझसे डर रहे हैं क्योंकि मैंने उनका बॉस मार दिया है और अब वो किंग ऑफ ज़ोंबी बन चुका है इन ज़ोंबीज के हिसाब से। डांजो कहता है कि भाई विंग, ये तो खुशी की बात है। और वैंग बिंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ और वो अपनी ज़ोंबी ब्रेन वेव स्किल को एक्टिवेट करता है और उसकी मदद से वो ज़ोंबीज होते हैं उसके कंट्रोल में आने लगते हैं। और वो डांजो होता है वो डर जाता है, वो कहता है कि अरे भाई वैंग, ये क्या कर रहे हो, ये तो हमारे पास आ रहे हैं। डांजो कहता है कि ध्यान से, हमें एक साथ लड़ना चाहिए। वैंग बिंग कहता है कि ज़ोंबीज को अपने घुटनों पर आ जाओ और वो ज़ोंबीज भी ऐसे ही करते हैं। और डांजो कहता है कि ये घुटनों पर क्यों आ गए, ये तुम्हारे सामने मत्था क्यों टेक रहे हैं? और वो कैप्टन ली होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही क्या? और डांजो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, क्या ये सच में हमारे सामने घुटने टेक रहे हैं? और वो वैंग बिंग कहता है कि तुम दोनों जाओ और उसका वेस्ट उतार लाओ और वो गन पाउडर है उनके शरीर पर डाल दो और ज़ोंबी किंग के भी। डांचो कहता है कि क्या ये तुम्हारी सारी बात मान रहे हैं? वो कैप्टन ली होता है कि ज़ोंबी किंग को मार दिया और अब तुम ज़ोंबी को कंट्रोल कर सकते हो, आखिरकार तुम हो कौन, तुम्हारा मकसद क्या है? वैंग बिंग कहता है कि तुम्हें ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे मालूम है कि तुम सभी लोग के साथ क्या बीत रही है। तुम बस सब लोगों को अपना गुलाम बनाते हो ताकि तुम उनसे अपना काम करवा सको, लेकिन क्या तुम उन लोगों को सही तरीके से रखते हो? बस उनको चारा बना देते हो ज़ोंबीज के लिए। और यू बास्टर्ड, वो कहता है कि तुम तो ज़ोंबी किंग से भी बहुत ज्यादा घटिया इंसान हो। कैप्टन ली कहता है कि तुम ऐसा मत समझो कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, मैं तुम्हें मारूंगा। और वो अपनी गोली चला देता है। वो गोली उसने डांचो पर चलाई थी और ये वैंग बिंग होता है वो डांचो के सामने आ जाता है और जो गोली होती है वो उसको लग कर नीचे गिर जाती है। वैंग बिंग कहता है कि बस थोड़ा सा दर्द हुआ, लगता है उसकी जो डिफेंसिव स्किल है प्रोटेक्शन वाली वो काम कर रही है। और वो कहता है कि जब उसे गोली लगी तो पता नहीं एकदम से कुछ चीज उसके उस एरिया पर एकदम से आ गई और जो वहां पर स्किन थी उसको हार्ड बना दिया। और वो कैप्टन ली होता है वो कहता है कि तुम ज़ोंबी किंग के जैसे गोलियां कैसे नीचे गिर रही हैं? और वो अपने सर पर गनपट्टी पर बंदूक रखता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम लोगों के हाथों से मरूंगा? और वैंग बिंग अपनी फुल स्पीड में जाता है और उसके हाथ से बंदूक नीचे गिरवा देता है और उसे भी धक्का देकर नीचे गिर देता है। वैंग बिंग उसको गन को ले लेता है और कहता है कि यू बास्टर्ड, तुम अभी भी मरना चाहते हो? तुमने कितने लोगों को यहाँ पर लाकर मरवाया है और मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम उन लोगों की तरह उनका दुख और दर्द सहन करो जो उन लोगों ने सहा है। और जो कैप्टन ली होता है वो माफी मांगने लगता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो। चैप्टर नंबर 85। वो ज़ोंबी किंग के ऊपर बारूद गिरना चालू कर देते हैं और वो ये वैंग बिंग होता है वो आग जलाकर खड़ा हो जाता है। और डांजो पूछता है कि भाई वैंग बिंग, क्या तुम इन सभी लोगों को की बॉडी को जलाना चाहते हो ताकि ये लोग उन गैंगस्टरों के द्वारा उठाए ना जाए और उनका खाना बनाकर शहर में ना भेजा जाए? मैं समझ चुका हूँ। और वो उनकी बॉडी पर आग लगा देता है। डांचो कहता है कि लेकिन ये ज़ोंबी किंग की बॉडी को क्यों जला रहे हो? वैंग बिंग कहता है कि उसके दो कारण हैं। पहला है तो
दूसरे ज़ॉम्बी अगर इसकी बॉडी को खाएंगे तो वो और ज्यादा स्ट्रोंग बन जाएंगे। और दूसरा है कि वो उसकी मेमोरी को रीड कर पा रहा है और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसे फील भी कर पा रहा है। और वो कहता है कि ये ज़ॉम्बी किंग था ना, जो वो एक गरीब आदमी था पहले, और वो एक बॉक्सिंग चैंपियन था और उसके पास कई सारे मेडल्स थे। उसका भी एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन ये सब के सब उसके सपने टूट गए जब ज़ॉम्बीज आ गए और वो अपनी वाइफ के लिए खाना लेकर आया था। लेकिन जब वो अपनी वाइफ के पास जाता है वो देखता है कि ज़ॉम्बीज ने उसकी वाइफ को काट लिया है और वो ज़ॉम्बी लोग उसकी वाइफ के हाथ को खा रहे थे। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, उन पर हमला कर देता है और उसकी बॉडी जल रही थी। डांचो कहता है कि ये बातें सुनकर उसे अपनी पेरेंट्स की याद आ गई है और अगर उसकी छोटी बहन नहीं होती तो वो भी एक किंग ऑफ ज़ॉम्बी बन चुका होता। और वो कैप्टन ली होता है कि तुम दोनों प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मुझे यहाँ से ले चलो, प्लीज 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 टेक मी बैक, और मैं मिस्टर जिने को बताऊंगा और उनसे कहकर तुम्हें एक अच्छा सा तोहफा दिलवाऊंगा। तो जो वैंग विंग होता है वो हंसने लगता है जब हम वहां से निकले थे ना, मैंने मिस्टर जीने को थोड़ा डरा दिया था और तुम हमें ही उनके पास ले जाने के बारे में सोच रहे हो। और वो कैप्टन ली डांजू से कहता है कि डांजू प्लीज हेल्प, हमने ज़ॉम्बी किंग को एक साथ लड़ाई करी है और तुम जानते हो कि मैं गलत नहीं हूँ। और ज़ॉम्बीज होते हैं वो वैंग की बातें मानने लगते हैं और कैप्टन ली की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो चिल्ला रहा था नहीं नहीं प्लीज प्लीज यहाँ पर मत आओ, और वो ज़ॉम्बीज उस पर और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ से भी और सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। और वैंग भी कहता है कि डांजू तुम्हें तैयार होना चाहिए, हम अब सिटी में वापस चल रहे हैं। डांजू कहता है कि अरे भाई वैंग, अब हमें क्या करना चाहिए वहां पर वापस जाने के बाद। वैंग कहता है कि हमें अपने प्लान पे ही चलना चाहिए और अगर जायू और मियाँ ऑफिसर अपना काम सही से कर रहे होंगे ना तो हम अब जिने को मारेंगे। और वहां पर जहाँ पर जिने होता है वो सही सारी लड़कियां बॉडीगार्ड का पीछे पीछे चल देती हैं और वो बॉडीगार्ड कहता है कि अंदर आ जाओ और हाँ अच्छे से बिहेव करना और उनको अच्छे से सर्व करना, ठीक है। मियो अपने मन में सोच रही थी कि आखिरकार उसको उस सुअर का मुंह देखने को पास से देखने को मिलेगा। और अब हम देखते हैं अंदर पूरा लग्जरियस सीन हो रहा था। अंदर एक स्विमिंग पूल था, कई सारी लड़कियां थी और जो मोटी लगाई होती है वो भाग रही थी और उसके पीछे पीछे मिस्टर जिने भाग रहा था। और वहां पर गाने भी बज रहे थे, कई सारे केक, कई सारे डिलीशियस चीजें थी वहां पर और पूरे ग्लास की पूरी पिरामिड ही बना रखी थी, उसके अंदर वाइन थी और लड़कियां स्विमिंग पूल में थी। और वो मिस्टर जिने होता है वो हंसने लगता है, हा 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 हा, आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और जब वो अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि चैप्टर नंबर 86, वो अपने सामने 3 लड़कियों को देखता है। और जो मियो होती है वो अपने मन में कहती है कि ये बहुत ज्यादा बुरा है, बुरा है। और वो जिने होता है वो कहता है कि वहां पर खड़े मत रहो, कुछ दिखाओ तुम कितने टैलेंटेड हो। और मिस्टर जिने कहता है कि वहां पर जाओ और देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा ऊंची छलांग मारेगा और जो सबसे ऊंची छलांग मारेगा वो उसको अपने साथ रखेगा 1 महीने के लिए और वो इतना चाहे जितना पिए खा पी सकती है। और वो कूदने लगते हैं, वो सभी लोग जितने ऊंचा हो सकते हैं उतनी कूदने की कोशिश करते हैं। मियो होती है वो कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा पागल है, कैसे कैसे काम करवा रहा है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और वहीं पर वो जायू होती है वो चश्मिश को पकड़ लेती है और उसको अपना कुत्ता सा बना लेती है। और वो चश्मिश को कहती है कि क्या तुम अपनी मौत को देख रहे हो, मैंने तुमसे कहा है कि तुम मुझे गन शॉप पर लेकर जाओ जहाँ पर कम से कम गार्ड हो, लेकिन तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो, यहाँ पर कितने गार्ड है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो। तो चश्मिश होता है वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, यहाँ पर एक बैक डोर है और उसके बारे में उसे ही मालूम है और वो उसे वहां पर ले जा सकता है। जायू कहती है कि ये तुमने पहले क्यों नहीं किया, जल्दी करो मुझे वहां पर ले चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो बताने लगता है, उसके पीछे पीछे जाने लगता है और वो एक बॉक्स में चाकू मारकर छेद करती है और वो देखती है कि ये डब्बा तो पूरा बंदूकों से भरा हुआ है। और वो चश्मिश कहता है कि ये जो है ना ये तो बस छोटा मोटा सा सामान है हमारे लिए और हमारे पास और भी बहुत ज्यादा बढ़िया सामान है। जायू कहती है कि क्या सच्ची में, मुझे दिखाओ। वो चश्मिश कहता है कि वो उसे वहां पर ले जा सकता है लेकिन वो एक सीक्रेट है और इसीलिए वो उसे फ्री में नहीं दिखा सकता है, उससे पहले उसको एक किस चाहिए है। वो चाकू निकालती है और कहती है कि क्या तुम मरना चाहते हो, वो बस वैंग को ही किस करेगी। और वो चश्मिश होता है वो कहता है कि अगर तुम नहीं जाननी चाहती तो मैं भी तुम्हें नहीं बताऊंगा, मुझे क्या क्या मालूम है। और वो जायू होती है वो कहती है कि अगर तुम मुझे एक बढ़िया वेपन दिखाओगे तो वो उसे पक्का किस करेगी। और वही वैंग बिन और डांजो दोनों आ जाते हैं और डांजो होता है वो कहता है कि हम आ गए हैं और दरवाजा खोल दो। और वहीं उस माइक्रोफोन में से आवाज आती है, लेकिन तुम दोनों ही क्यों हो, बाकी सब कहाँ हैं, वो क्यों नहीं आए। वैंग बिंग कहता है कि हमें ज़ॉम्बी किंग मिल गया था और कैप्टन ली और बाकी सभी लोगों ने अपनी जान दे दी हमें बचाते हुए और हमें इसलिए भेज दिया है ताकि हम सोना वापस ला सके। और वो माइक्रोफोन से फिर से आवाज आती है और कहता है कि क्या सच्ची में कैप्टन ली ने तुम्हारी जान बचाई और मुझे सब सही सही बताओ। और जो वैंग होता है वो गाड़ी पे से कपड़ा उठाता है, उतारता है, उसके पीछे बहुत सारा गोल्ड था और वो कहता है कि अपनी आंखों से खुद देख लो,
डांजू और मैं कोल्ड को वापस वापस लेकर आए हैं और वहाँ पर और भी बहुत सारा सोना है और यही तो मिस्टर जिन्हें चाहते थे सबसे ज्यादा। और वो माइक्रोफोन से आवाज आती है, ठीक है, क्या ये सच्ची में तुम दोनों ने ढूंढा है? और वो गेट खोलने वाला है तो अंदर आ जाओ। और ये डांजो होता है, वो कहता है कि भाई वैंगबिंग अब सब तुम्हारे ऊपर है। वैंगबिंग कहता है कि हाँ, और सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। वो मिस्टर जिन होता है और वो अपनी रोलेक्स घड़ी दिखा रहा था, देखो मेरी रोलेक्स घड़ी, और अगर तुम में से कोई भी इस घड़ी को मुझसे ले पाएगा तो वो उसको 1 महीना एक्स्ट्रा खाना देगा। और वो उस घड़ी को पानी में फेंक देता है और जो मियाँ होती है वो सोचने लगती है कि ये आखिरकार कितनी घटिया हरकतें करवा रहा है। और जो उसके पीछे से एक लड़की उस पर हाथ रखती है और पूछते है कि क्या कुछ गड़बड़ है, और वो कहती है कि वो मिस्टर जिने की पर्सनल सर्वेंट है और वो उसे सिस्टर वे कैसे कह के बुला सकती है। और मियो होती है, वो कहती है कि हेलो सिस्टर वे, क्या वो इंस्ट्रक्शन जान सकती है? वो सिस्टर वे होती है, वो कहती है कि सीधा मुद्दे की बात पर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है जब तुम इस कमरे में आई और तुम इन बाकियों से अलग हो। और मियो कहती है कि और वो सिस्टर वे होती है और जब वो आ रही थी उसे ही देख रही थी। और वो सिस्टर वे कहती है कि तुम उन कुत्ती कमीनियों से बहुत ज्यादा अच्छी हो। वो सभी के सभी तो सिर्फ मास्टर जीने के पास इसलिए गए हैं ताकि वो उनके पास जाने से फायदा उठा सके। और वो कहती है कि उसे कोई ऐसा चाहिए जिसकी मदद से वो मिस्टर जीने को अपने साथ रख सके। और वो सिस्टर भी होती है, वो कहती है कि अगर वो उसका साथ देगी तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है और वो आराम से यहाँ पर खा पी सकती है। और उसके कान में धीरे से कहती है कि क्या वो उसकी साथी बनने के लिए तैयार है? और वो मियाओ कहती है कि हे सिस्टर वे, इतनी पास आने की जरूरत नहीं है। और मियो कहती है कि हाँ, उसे भी एक सपोर्ट चाहिए है और अगर सिस्टर वे मिस्टर जीन को पसंद नहीं करती है तो वो उसका साथ देगी। और वो सिस्टर वे कहती है कि आ जाओ बहन, पीते हैं और अब से तुम मेरे सबसे ज्यादा करीबी हो। और वो उससे मियो का नाम पूछती है और मियो अपना झूठा नाम कह देती है और वो कहती है कि उसका नाम येलिन है। और वो सोचती है कि वो उसके साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ाएगी और उसे पता लगा लेगी कि आखिरकार ये सोना है कहाँ पर। और वहीं जो वो मोटी लगाई होती है वो आ जाती है और कहती है कि अभी ये सही टाइम नहीं है और मिस्टर जिन अभी मजे कर रहे हैं। और वैंगबिंग कहता है कि हमने अपनी जान पर खेलकर इतना सारा सोना यहाँ पर लाए हैं और मिस्टर जी ने अब हमें इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मोटी लगाई कहती है कि हाँ ठीक है, और वो बॉडीगार्ड उन पर अपनी बंदूकें तान लेते हैं। डांजो और कहता है कि आखिर ये क्या है? और वैंग कहता है कि क्या तुम हमारा क्रेडिट लेना चाहती हो? मिस्टर जी ने जो गिफ्ट देने वाले हैं हमें वो नहीं चाहिए और प्लीज हमें छोड़ दो। वो मोटी लगाई कहती है कि दिखावा मत करो और मिस्टर जिन तुम्हारे बारे में पहले से ही जानते हैं। जब तुम यहाँ पर पहले दिन आए थे मिस्टर जिन ने तुम्हें और मियाओ को पहचान लिया था। जब वो फर्स्ट खाना बांट रहा था तब वो देखता है कि एक लड़का और वही पुलिस वाली जिसने उसे पकड़ा था, और वो सोचता है कि उसे नहीं मालूम था कि वो उसे उसी के इलाके में मिल जाएगी और अब की बार वो उसे मारेगा। और वैंगबिंग सोचने लगता है कि उसे नहीं मालूम था कि वो ना उसे भी देख लेगा। उसे तो मालूम था कि वो मियाओ को पहचान जाएगा, लेकिन वो मोटी लगाई कहती है कि अफवाह फैली हुई है कि क्रेजी शार्क गैंग वालों को कई 100 किलोमीटर दूर रहने वाली पुलिस मियाऊ और उसके कई साथियों ने मारा है। और मोटी लगाई कहती है कि हाँ हाँ हाँ, तुम तो बड़े बहादुर हो और तुम्हारी हिम्मत हो गई यहाँ पर आने की, यहाँ पर आकर मरने की। वो मियाऊ वैंगबिंग कहता है कि 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। और वो जो बॉडीगार्ड होता है वैंगबिंग के गर्दन के पीछे बंदूक मारता है और डांजो कहता है कि भाई वैंगबिंग तुम ठीक हो? और जो वो मोटी लगाई होती है वो हंसने लगती है और कहती है आखिरकार उसने उनको पकड़ लिया है और ये सारा मिस्टर जिने का प्लान था। और जो मिस्टर जिने है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। और वैंगबिंग वहां पर बेहोश हो गया था, लेकिन वो तो बस एक्टिंग कर रहा था ताकि वो उसको मिस्टर जिने के पास ले जाए। और वो जानना भी ये भी चाहता था कि आखिरकार वो लोग उसे कहाँ पर ले जाएंगे। और वो कहता है कि क्या ये मिस्टर जिने का जहाँ रहता है वो है क्या? ये इतनी बुरी नहीं है। और वो आकर उसे वहीं पर पटक देते हैं और वो लोग जाते जाते बात करते हैं कि क्या हम इसे यहीं पर पटक सकते हैं? और दूसरा बंदा हरे बालों वाला कहता है कि अरे चिंता मत करो, सिस्टर वे यहाँ पर है और वो सब कुछ संभाल लेगी, चलो हम चलते हैं। और वैंगबिंग भी सोचता है कि वो लोगों ने उसे आकर सीधा मुंह के बल पटक दिया, अब वो उसको उन लोगों को कैसे मारेगा। चैप्टर नंबर 88। वो वहीं पर पड़ा था तभी 2 लोग आते हैं और उसको उठाकर एक कुर्सी के पास ले जाते हैं और आकर उसके हाथ में हाथ बांध देते हैं और पैर भी। और वो अपनी एक आंख खोलकर देखता है कि ये लोग उसे यहाँ पर बांध रहे हैं, आखिरकार वो उसके साथ करना क्या चाहते हैं। और एक लाइट बल्ब ऑन होता है और मिस्टर जिने आता है और कहता है कि हा 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 हा, गेम तो अभी शुरू हुआ है। जब वो पहले बिजनेस करा करता था तो उसने तुम्हारे जैसे लोगों को यूं सीधा कर दिया था, और जब तुम मुझे देखते हो मोटे पेट के साथ तुम्हें लगता होगा कि मैं एक गधा हूँ, एक सुअर हूँ, लेकिन तुम्हें क्या मालूम था कि मैं कितना शातिर हूँ। और वो वैंगबिंग पर चाबुक मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे सामने बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे हो,
अभी मैं तुम्हें जगाता हूँ। और वैंग बिंग को वो चाबुक मारता है और उसके शरीर पर थोड़ा सा खून आने लगता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ उसकी स्किन थोड़ी सी ज्यादा टफ हो गई है उस कील के कारण, नहीं तो उसकी जो स्किन थी वो फट जाती अभी तक। वैंग बिंग कहता है कि अब तुम्हें हमारा मकसद पता ही चल गया है, क्यों ना तुम मुझे मार दो, अभी भी मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्या तुम मेरे साथ समझौता करने चाहते हो। वो मिस्टर जिन कहता है कि क्या तुम्हारे साथ समझौता, क्या तुम मेरे ऊपर हंसने वाले हो। वैंग बिंग कहता है कि लेकिन फिर तुमने मुझे यहाँ पर बांधा क्यों, मैंने तुम्हारा सोना जो ढूंढा है। वो मिस्टर जिन कहता है कि उसे कई अरसा बीत चुका है किसी के साथ खेले हुए, और अब किसी ने उसको चैलेंज कर दिया है और वो अब तुम्हारे साथ मजा करना चाहता है। और वो कहता है कि चलो लाइट चालू करो। लाइट चालू होती है और वो देखता है कि ऑफिसर मियाओ होती है, उसके हाथ बांध दिए गए थे। और वैंग बिंग गुस्सा हो जाता है, वो कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। और मिस्टर जिन कहता है कि अरे अरे घबराओ मत। और जो वो काले कपड़े में थे वो दोनों लड़कियां थी, वो अपने काले कपड़े उतारती है। और वैंग बिंग कहता है कि मियाओ को छूना भी मत, और तुम कैसे मर्द हो औरतों पर हाथ उठाते हो, सुअर कहीं के। मिस्टर जिन कहता है कि जाओ और मियाओ को प्यार दो, और हाँ पूरी शिद्दत से काम करना। मिस्टर जिन कहता है कि लड़के अब मैं चाहता हूँ कि तुम मियाओ को देखो, हम उसके साथ क्या करते हैं। वैंग कहने लगता है कि ये सुअर तो एक बहुत बड़ा ठरकी है। और तभी कुछ लोग आते हैं, उनमें से एक लोग कहता है कि भागने के बारे में सोचना भी नहीं, ये डोंजू को ही कहते हैं। और डोंजू सोचता है कि आखिरकार वो आराम से तो मर जाएंगे, नहीं तो वो लोग उन्हें टॉर्चर कर। डांजो कहता है कि अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है और वो 4 बॉडीगार्डों को एक साथ नहीं मार सकता है, और उसे मालूम नहीं कि उसे आखिरकार क्या करना चाहिए, क्या उसे सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन वो अपनी छोटी बहन को छोड़ना नहीं चाहता, उसे क्या करना चाहिए वो अभी भी यही सोच रहा था। और तभी ऊपर से कई सारे पत्थर गिरते हैं। डांचो होता है वो सोचता है कि ये कौन था, ये किसने किया। वो हम देखते हैं कि वो चश्मिश वहीं पर पाइप से बंधा हुआ था, और वो कहता है कि ये तुम लोग, ये मैं हूँ चश्मिश, तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, आओ मुझे बचाओ। चैप्टर नंबर 89। वो चश्मिश कहता है कि जल्दी करो, और वो लोग भाग जाते हैं, उसे बचाने की सोचती नहीं। और अब हमें पता चलता है कि वो जो चश्मिश होता है वो कोई पाइप से नहीं बल्कि वो टैंक की तोप से बंधा हुआ था। और वो कहता है कि तुम लोग भाग कैसे रहे हो, मुझे बचाओ ना। और वो मिस्टर जिन को कहकर तुम लोगों को मौत की सजा दिलवाएगा। और जायू कहती है कि डांजो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डांजो उस आवाज को पहचान लेता है। जायू ऊपर आती है और कहती है कि भाई डांजो, और वैंग कहाँ पर है, और वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। वो डांजो बताता है कि उसे मिस्टर जिन के लोगों ने पकड़ लिया है, चलो उसे जाकर बचाते हैं। सायू कहती है कि क्या। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग मियो पर कोई इंजेक्शन लगाने वाले थे, और वो सिस्टर वे होती है, कहती है कि कम ऑन बहन, ये एक अच्छी चीज है। और वैंग कहता है कि रुको रुको रुको, उसे उसे हर्ट मत करो। और अब हमें पता चलता है कि जब वो ज़ोंबी किंग के साथ लड़ाई कर रहा था तो उसकी मेंटल पावर खत्म हो चुकी है, और उसकी जो फिजिकल पावर है वो यूज नहीं कर सकता है, और इसीलिए वो अभी तक इस कुर्सी को तोड़कर उठा नहीं है। और अब वो और सहन नहीं कर सकता है। वो चिल्ला रहा था, लेकिन तभी उसके मुंह पर कुछ बोल सा मिस्टर जिन बांध देता है। और मिस्टर जिन कहता है कि इतनी आवाज क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी औरों को बचाने की हालत में हो, तुम्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर जिन कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है, ज़ोंबीज के आने से पहले उसके पास बहुत सारे पैसे हुआ करते थे, और तब वो इतने मजे नहीं करता था जितने वो अब ज़ोंबीज के बाद कर रहा है। और अब ज़ोंबीज के आने के बाद वो कई सारे जानवरों को अपनी उंगली पर नचा सकता है, और अब वो उसको इन चीजों पर मजे आने लग गए। वैंग सोचने लगता है कि ये मोटा सुअर औरों को जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और मिस्टर जिन कहता है कि तुम मेरे 8वें मेल टॉय हो, और वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करेगा। और मिस्टर जिन उसके कान पर काट लेता है। और वैंग अपने मन में सोचता है कि ये क्या, ये मोटा सुअर तो बहुत ज्यादा ठगी है, और जब वो यहाँ से निकलेगा तो सबसे पहले इसे ही मारेगा। और वो लोग मियो को इंजेक्शन लगा देते हैं, और मियो को नशा होने लगता है। और वो जो दूसरी साथी होती है वो कहती है कि सिस्टर वे, ये दवा तो बहुत ज्यादा जल्दी काम कर रही है, देखो इसके चेहरे को। तो वो सिस्टर वे भी हंसने लगती है कि हाँ हाँ ये एक बहुत अच्छी दवाई है। और वो कहती है कि तो वो सबसे पहले इसको चखेगी, और वो उसके कान को काटती है। मियो कहती है कि नहीं नहीं रुक जाओ प्लीज, और वो उसके खरबूजे दबाती है। और वो हंसने लगते हैं कि हाँ 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 रुक जाएं। और वो लोग और भी कहीं कहीं जगह हाथ लगाते हैं, और वो रोते हुए कहती है कि वैंग बिन उसे बचाओ। वो मिस्टर जिन होता है, वो कहता है कि तुम्हारा कान रबड़ का बना है क्या, वो उसे काट क्यों नहीं पा रहा है। और वैंग सिस्टम से कहता है कि उसकी सारी इंटरनल स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, क्या वो अपनी स्किल को गुस्से की वैल्यू से यूज कर पाएगा। और वो अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना चाहता है, लेकिन उसकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। और वो कहता है कि उसकी रेज वैल्यू अभी 80 है, 80 पॉइंट क्यों रह गए हैं। सिस्टम बताता है कि प्लेयर तुम्हारी जो रेज वैल्यू है वो कम हो गई है, 0 पर पहुंच चुकी है, और तुम्हारा जो मूड है वो शांत हो चुका है। तुम्हारी जो गुस्से की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, लेकिन क्योंकि तुम्हारे कान पर काटा गया है, इसलिए जो शील्ड वायरस होता है वो तुम्हारे कान को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पर चला गया है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो रेज वैल्यू है वो कम हो गया है।
वह कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरा हो गया है और ये स्किल है जो एक दूसरे को इफेक्ट कर रही है। और वो सिस्टम कहता है कि प्लेयर तुम निराश मत हो। और वो कहती है कि जब तक ये तुम पर अटैक करेगा तो तुम्हारी स्किल भी इम्प्रूव होती रहेगी, इसके बारे में तो सोचो। और जो मिस्टर जिन होता है उस पर फिर से चाबुक मारने लगता है और वो कहता है कि स्किल तो जब स्ट्रेंथ होगी तब देखी जाएगी, लेकिन जब वो उसे मार रहा है तब उसकी मोटी चमड़ी भी कुछ काम नहीं आ रही है और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और मिस्टर जिन उस पर फिर से हमला करता है और कहता है कि मजा आ रहा है और यहाँ पर कई सारे लोगों को उसने ऐसे ही चाबुक मारा है, लेकिन वो लोग 2 ही चाबुक में बेहोश हो जाते थे, लेकिन तुम अभी भी बेहोश नहीं हुए। और वो उसके गालों पर चाबुक मारता है। चैप्टर 90। मियाओ अभी भी वहीं पर बंधी हुई होती है और वो दोनों लड़कियां कहने लगती हैं कि लगता है दवाई का अपना काम करना शुरू कर दिया है और अब उनका मजे करने का समय आ चुका है। और वो मियाओ के पीछे से उसके कपड़े फाड़ने लगती है और वह कहता है कि आखिरकार वो मियाओ के साथ क्या कर रहे हैं और उसका वो कपड़ा पीछे तक फाड़ देते हैं। और वो कहने लगती है कि अभी तो गेम शुरू हुआ है और वो उसकी कमर पर मारने लगते हैं और वहाँ पर कई सारे निशान बनने लगते हैं और उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। और वैंग को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसके जो नसें होती हैं वो फिर से फटने लगती हैं और इष्टम बताता है कि उसके गुस्से की लेवल बढ़ रही है, वैल्यू बढ़ रही है। और जो मिस्टर जिन होता है वो भी कहता है कि मैं आ रहा हूँ और वो उसके मुंह पर मुक्का मारता है। और वो सिस्टम कहता है कि तुम्हारे जो शील्ड की वैल्यू है, शील्ड एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारे जो गुस्से की वैल्यू है वो 20 पॉइंट कम हो चुकी है और जो हमारा शील्ड वायरस है वो 1% बढ़ चुका है। और वो जो मिस्टर जिन होता है वो अभी भी उस बैंक पर मुक्के पे मुक्के मारे जा रहा था और कहता है कि तुम अभी बेहोश नहीं हुए और वो अच्छे खासे मुक्के मार देता है। और सिस्टम उसे बताता है कि उसकी जो गुस्से की वैल्यू है वो -20 पॉइंट हो चुकी है और जो तुम्हारा शील्ड वायरस है वो अपग्रेड हो गया है। वैंग बिंग सोचने लगता है कि इस तरह वो मरेगा तो नहीं, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और उसे अब क्या करना चाहिए। तभी जो वजायु होती है वो टैंक की मदद से जो मिस्टर जिन का अपार्टमेंट होता है उसके एंट्रेंस पर हमला कर देती है, उसको कनपट्टी पर रखी हुई होती है और कहती है कि हाँ सही है, चलते रहो और ज्यादा लोगों को मारो। और सभी लोग टैंक को देखकर भाग रहे होते हैं और जो ये डांजो होता है उसे भी गन मिल गई थी और वो भी उन लोगों पर निशाना लगाकर कई सारे लोगों को मार देता है। और जो ये चश्मिश होता है वो भी रोने लगता है और गालियां देता है कि अरे तुम लोग भाग क्यों रहे हो, मुझे तो बचाओ। और जब वो बाकी लोग भाग रहे थे, डांजू और टैंक पर चढ़ा हुआ था, तो बाकी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वो कहते हैं कि क्या ये डांजू है और वो पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास इतना बड़ा वेपन कैसे आया, क्या तुम मिस्टर जिन पर अटैक करने जा रहे हो। डांजू कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगे और कहता है कि वो लोग हमें इंसानों की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, क्यों ना हम मिल जाएं और एक साथ लड़ाई करें। और डांजू ये भी कहता है कि अगर वो एक साथ हो जाएंगे तो वो पक्का ही मिस्टर जिन को गद्दी से हटा देंगे। और तभी मिस्टर जिन के लोग आ जाते हैं, उनके पास एक रॉकेट लॉन्चर होता है और वो कहते हैं कि टैंक पर निशाना लगाओ। और वो जो दूसरा लोग उनका साथी होता है वो कहता है 1 मिनट रुको, वो जो चश्मिश है ना वो अभी भी टैंक पर है और तुम लोग उसे नहीं मारने वाले हो ना। और वो एक आंख वाला होता है कि अगर हम अभी उनको मारते हैं तो ये जो विद्रोह करने वाले हैं ये सभी लोग यहीं पर शांत हो जाएंगे और मिस्टर जैंग उनको कुछ नहीं कहेगा। और वो दूसरा बंदा भी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और अब तुम किसका इंतजार कर रहे हो, रॉकेट लॉन्चर चला दो। कहता है कि तो ठीक है, मेरी तरफ देखो, मैं कैसे उन लोगों को अभी भूनता हूँ। और तभी वो और लोग आ जाते हैं और जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और वो ग्रेनेड लॉन्चर ना गलती से चल जाता है और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। पिछले पार्ट में डांजो और लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है और मिस्टर जीने के लोग उस पर रॉकेट चलाने वाले होते हैं। तभी और लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और रॉकेट चल जाता है, लेकिन उसका निशाना मिस हो जाता है। डांजो पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि बाकी सर्वाइवर्स उन गुंडों को पीट रहे थे। आज आखिरकार उनको अपना गुस्सा निकालने का मौका मिल गया था और डांजो खुश हो जाता है कि क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब वो सभी मिलकर मिस्टर जिन को गद्दी से उतार सकते हैं। और जो बाकी सर्वाइवर्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या मिस्टर जिन को अब हमें यहाँ इसे यहीं पर रोक देना चाहिए, हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। और जो दूसरा सर्वाइवर होता है वो कहता है कि तुम्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना चाहिए, अगर मिस्टर जिन को पता चल गया तो तुम मारे जाओगे और हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं मिस्टर जिन को हराने में, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं और हम तुम्हें ऐसे मरते हुए देखना भी नहीं चाहते हैं। और यहाँ पर अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तुम्हें यहाँ पर खाना तो मिलेगा और ये बाहर ज़ोंबीज़ के साथ घूमने से तो बहुत अच्छा है। हमारी जिंदगी चींटी जैसी है, लेकिन हम मिस्टर जिने के साथ लड़ाई नहीं कर सकते। डांजो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि तुम कैसा मीट खा रहे हो और तुम लोगों को कितनी बार दबाया गया है। कहते हैं कि हम जैसे लोगों को बहुत बार दबाया गया है, लेकिन ये मरने से तो बहुत ज्यादा अच्छा है और अगर मिस्टर जी नहीं होते तो और बाकी लोग उनको दबाते। डांजो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये लोग भी थोड़े से तो सही ही हैं, उन लोगों को एक अच्छा मास्टर नहीं मिला है और वो किस्मत वाला है कि उसे वैंग
बिंग जैसा कोई भाई मिला है उसकी मदद करने के लिए। डांजो कहता है कि तो ठीक है, मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं करूंगा। जायू बाहर निकलती है और कहती है कि डांजो क्या हम चल सकते हैं, हमें वैंग बिंग को बचाने में जल्दी करनी चाहिए। डांजो कहता है कि हाँ चलो। जायू कहती है अगर लॉर्ड जिन ने उसके वैंग बिंग पर हाथ भी उठाया तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। और वहीं अंदर का सीन होता है, मियाओ के पीठ पर उन लोगों ने बहुत सारे निशान बना दिए थे मार मार कर। वो सिस्टर वे होती है, वो कहती है कि ड्रग ने अपना काम करना चालू कर दिया है और अब हम इसे कितना भी मारें इसको दर्द नहीं होगा। और वो जो दूसरी होती है वो कहती है कि ये एक रेयर आइटम है। और वो एक चीज निकाल लेती है और वो उसके जख्मों पर उसे फेरने लगती है। और वो ये भी कहते हैं कि आज वो उसे असली वुमन बनाएंगे। मियो कहती है कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज वैंग बिंग मुझे बचाओ। वैंग बिंग कुछ नहीं कर पा रहा था, वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। और वो मिस्टर जिन होता है, वो कहता है कि ये अजीब है, ये बच्चा मुझसे आधे घंटे से मार खा रहा है और इसके कपड़े भी फट गए हैं मार खाने की वजह से और इसके शरीर पर बस थोड़े से खरोंचों के निशान हैं। क्या इसकी बॉडी में ब्लड नहीं है? और उसके हाथ भी अब दुखने लग गए हैं मारने के कारण। और लोग इतनी मार खाकर पहचान में भी नहीं आते और ये सही नहीं है। कोई भी मेरे चापिक के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। नहीं। मिस्टर जिन वैंग के मुंह पर मुक्का मारता है। उसका सिस्टम पॉपअप होता है और उसे बताया जाता है कि जो उसका शील्ड प्रोटेक्शन है वो लेवल 2 तक पहुंच चुका है और अब जो उसे चोटें लगेंगी उसको उसका दर्द कम हुआ करेगा। और जो उसके 20 पॉइंट कटा करते थे अब वो 15 कटा करेंगे। वैंग चिल्लाकर कहता है कि क्या तुम्हारा बहुत हो गया? मिस्टर जिन कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा चिल्लाते हो। और वैंग कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो अब तक वो उसे 100 गुना ज्यादा दर्द दे चुका होता और अब वो थोड़ी देर में उसे मजा चखाने वाला है। और जो तुम दोनों हो, तुम लोगों ने मियाओ पर हाथ कैसे उठाया? और वैंग बिंग मियाओ को पसंद और उसकी रिस्पेक्ट करता है और अब वैंग बिंग तुम्हें 100 गुना ज्यादा दर्द देगा जो तुमने मियाओ को दिया है। और मियाओ कहती है कि क्या वैंग बिंग उसकी रिस्पेक्ट करता है? वैंग बिंग की जो मसल्स होती हैं वो ज्यादा बड़ी होने लगती हैं, उसके कपड़े भी फटने लगते हैं। मिस्टर जिन होता है कि ये क्या कर रहे हो तुम? सिस्टर वे होती है, वो कहती है कि चिंता मत करो मिस्टर जिन, मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो इन बेल्टों से छुटकारा पा सके। और वैंग होता है कहता है कि इंसान, मुझे देखो तो वैंग बिंग अब एक इंसान नहीं है। जो उसके किस गुस्से की वैल्यू होती है वो 98 तक पहुंच चुकी थी, अब वो 99 और 100 तक पहुंच चुकी थी। और उसकी जो बॉडी थी वो स्ट्रेंथ हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। और वो अपने हाथ उठाता है और उन बेल्टों से आराम से छुटकारा पा लेता है। और मिस्टर जिन कहता है कि ये बच्चा कौन है? जल्दी आओ इसे रोको। वो सिस्टर वे और वो दूसरी होती है, वो कहती है कि अभी आते हैं। और मियाओ कहती है कि क्या वैंग बिंग उसे बचाने के लिए आया है? और वो वैंग बिंग की तरफ देखती है। वैंग बिंग की आंखें लाल हो चुकी थी और सारी उसकी मसल्स थी सभी दिखने लग गई थी। और वो कहती है कि उसके दिल को क्या हो रहा है, उसका दिल बहुत ज्यादा जल्दी से धड़क रहा है और अब वो ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाएगी। और मिस्टर जिन भागने लगता है और कहता है कि जल्दी करो और इसको मार दो। वैंग बिंग होता है, वो अपना पंजा मिस्टर जिन की तरफ बढ़ाता है और कहता है कि साले बोने, अभी मैं तुझे मारूंगा। और वो दोनों लड़कियां वैंग पर हमला कर देती हैं और वैंग कहता है कि शील्ड वायरस एक्टिवेट कर दो। उसको कट लग जाता है और सिस्टम बताता है कि सॉरी, तुम्हारी जो गुस्से की वैल्यू है वो अभी कम है शील्ड वैल्यू एक्टिवेट करने के लिए। वो लड़की अपने हाथ में सुई सी छुपाकर वैंग बिंग की गर्दन पे मार देती है और सिस्टम बताता है कि उसके गुस्से की वैल्यू अभी भी बहुत कम है और जो शील्ड वायरस है वो एक्टिवेट नहीं हो सकता है। और वो लड़की देखती है कि ये क्या हो गया, उसकी जो अंगूठी पे सुई थी वो मुड़ चुकी थी और वैंग भी लगड़ाने लगता है। मिस्टर जिन कहता है कि तुम दोनों उसे रोको मेरे लिए, और वो बेडरूम में जा रहा है और उसे छोड़ना मत। और वो कहती है कि आप टेंशन ना लीजिए, हमारे हाथों से कोई भी नहीं बच सकता है, हम हैं दो किलर सिस्टर। वैंग कहता है तुमने मियाओ को चोट पहुंचाई है और तुम दोनों इंसान नहीं हो और मैं तुम दोनों को मारूंगा। वो कहने लगती है कि हमें मारोगे, ये तो तुम्हारे स्किल पर डिपेंड करता है। और हम दोनों तो तुम्हें बताना भूल ही गए कि हम ज़ोंबी वर्ल्ड से पहले स्पेशल एजेंट हुआ करते थे। और वो वैंग बिंग की तरफ हमला कर देते हैं चाकू के साथ, लेकिन वैंग बिंग उसका हाथ पकड़ लेता है और अपने दूसरे हाथ से उसके कान पर थप्पड़ मार देता है। और सिस्टर वे आती है, कहती है कि तुमने मेरे बहन को थप्पड़ मारा, अपना हाथ हटाओ और अगर नहीं हटाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। और वो अपना चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ देती है। वैंग बिंग अपनी कोहनी उठाकर उसके सर पर मारता है और कहता है कि चुड़ैल। वो दोनों नीचे गिर जाती है और वैंग बिंग वही खिलौना सा उठा लेता है और वो लड़कियां कहती है कि यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें मारना चाहती हूँ। वैंग उसके हाथ से चाकू गिरा देता है और उसके मुंह पर लाते मारता है। तुम्हें लोगों को टॉर्चर करना पसंद है और अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि टॉर्चर होना कैसा लगता है, और तुम दोनों को ये खेलना बहुत पसंद है। और वो उसकी दोनों टांगे फैलाता है और जो खिलौना सा था 2 उंगली वाला, वो कहने लगती है कि नहीं नहीं प्लीज प्लीज उसे जाने दो। वो खिलौने को लेकर उसके अंदर घुसा देता है। जो दूसरी होती है सिस्टर वे, वो ये देखकर घबराने लगती है और वैंग को देखती है। वैंग कहता है कि अभी जल्दी ही तुम्हारी बारी आने वाली। और जो वैंग की गुस्से की वैल्यू होती है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लग रही है
और वहां पर बाहर मिस्टर जिन के लोग टैंक पर गोलियां चला रहे थे और वो चश्मिश होता है, वो कहता है कि अरे रे रे भाई, तुम ध्यान से मारो, मुझे एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो मिस्टर जिन से कहकर उन लोगों को मरवा देगा। जायू और डांजो टैंक के पीछे ही छुपे हुए थे। जायू कहती है कि वो लोग हम पर अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं। डांजो कहता है कि जायू इन सबको वो संभाल लेगा और वो उसे कवर देगा ताकि वो मिस्टर जिन के घर पर सीढ़ियों से चढ़कर जा सके। ये सीढ़ियां होती हैं, वो जायू होती है, वो कहती है कि डांजो क्या तुम सच्ची में इन लोगों को अकेले संभाल पाओगे? डांजो कहता है कि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सबसे जरूरी है हमें वैंग बिंग को बचाना और हमारे पास कोई और ज्यादा चॉइस नहीं है। जायू कहती है डांजू वैंग बिंग बहुत अच्छा है अच्छे लोगों को पहचानने में और तुम एक अच्छे पार्टनर हो। डांजो कहता है कि भाई वैंग बिंग बहुत ज्यादा दयालु है और मैं उसकी मदद करने के लिए आखिरी तक तैयार हूँ और तुम अब जल्दी जाओ, मैं तुम्हें कवर दूंगा। वो चश्मे कहता है कि तुम लोग अभी भी वहां पर क्या कर रहे हो, यहाँ आकर मुझे बचाओ। वो बॉडीगार्ड होते हैं, वो कहने लगते हैं आखिरकार वहां में मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है, क्या वो डर गए हैं? दूसरा बॉडीगार्ड कहता है मुझे लगता है कि वो सीढ़ियों से भाग चुके हैं। तभी डांजू टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और सारी बंदूकें लेकर उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। वो सारे लोग डर कर कवर में जाने लगते हैं और कहता है कि तुम लोग मेरी बात सुनो और अगर तुम लोगों को जाना है तो तुम लोगों मेरी लाश पर से चलकर जा सकते हो। जायू सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंच चुकी थी और वहीं पर गुंडे उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं। जायू चुप जाती है, वो कहती है कि इतने सारे लोग हैं, वो उन पर कैसे हमला कर सकती है और उसे मालूम नहीं है कि वैंग और मियाओ किस हालत में है। वहीं वैंग उन दोनों को बुरी हालत में पहुंचा देता है और वो कहने लगती है कि यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे साथ ऐसा करने की? वैंग बिंग कहता है कि मजा आया, अब देखता हूँ कि तुम्हारी हिम्मत कैसी होती है और लोगों को नुकसान पहुंचाने की फ्यूचर में। और वो उस ऑफिसर मियाओ के पास जाता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है? आप एक मिनट रुको, अभी मैं आपको आपकी रस्सियां खोलता हूँ। और ड्रग के कारण मियाओ वैंग बिंग की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और कहती है कि उसे वैंग बिंग के गले